Good morning everyone. So today in this video we will be discussing 12 JEE Advanced Test 11 Paper 3. So starting with the very first question. ये starting के दोनों questions इस comprehension में based है. तो सबसे पहले इस comprehension को पढ़ते हैं. Let f of x एक function define किया हुआ है in form of this integration and function की pi by 2 पे value given है. Now question number 1. Area bounded by y is equal to f of x upon sin x x axis and lying between x is equal to -1/2 and x is equal to 1 is area पूछा हुआ है. Let y of x be a function satisfying the differential equation dy by dx. ये differential equation given है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो y ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है ना. तो दोनों क्वेश्चन में भाई इस क्वेश्चन में एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व निकालने के लिए आपको ये कर्व तो फाइंड करना पड़ेगा, राइट. और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे f ऑफ x चाहिए होगा आपको, तभी तो सोल्व कर पाएंगे. तो दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फंक्शन तो चाहिए. तो सबसे पहले फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं. अब फंक्शन में आपको बेसिकली फंक्शन आपके पास आ जाएगा अगर आपने इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया तो. अब इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए स्टार्ट कैसे करें? भाई स्टार्ट करने के लिए इसी में ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी हमें, किसकी इंटीग्रेशन करनी है. अब ऑब्जर्वेशन में हमने ऑब्जर्व किया कि नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है एंड आप ऑब्जर्व करो कि आपको न्यूमरेटर में भी सेम क्वांटिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है. कैसे? एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स कोस एक्स. यहाँ पे भी एक्स कोस एक्स है, यहाँ पे भी एक्स कोस एक्स. अगर दोनों में से एक्स कोस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा 1. तो सेम क्वांटिटी ऊपर क्रिएट हो रही है. तो जब भी सेम क्वांटिटी क्रिएट होती है तो उसको क्रिएट करके उसका फायदा उठाते हैं. तो लेट से ये हमारे पास जैसे एक्स कोस एक्स कॉमन लिया हमने, तो ये बचेगा आपके पास एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, है ना. जैसे ही सेम क्वांटिटी क्रिएट हुई, अब भाई इसका फायदा क्या होगा? भाई जैसे ही हम अलग अलग करेंगे तो ये एक एक्स प्लस 1 तो कैंसिल होगा, तो इसको अलग अलग कर देते हैं. तो जैसे हमने इसको अलग अलग किया, इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स एंड दिस अपॉन दिस करेंगे तो एक एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा एक्स प्लस 1 प्लस दूसरी इंटीग्रेशन ये साइड में बचेगा आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग फंक्शन का सम आ गया, तो हम दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं. लेट से पहले एक की तो इंटीग्रेशन करें, है ना, फिर दूसरे की भी हो जाएगी. तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन. अब इन दोनों को सोल्व कैसे करें? अब सोल्व करने के लिए लेट से अगर हम इसको सोल्व करना चाहेंगे, अब सोल्व करने के लिए इस टाइप के फंक्शन को आपने कैसे हैंडल किया है? देखो एक रैशनल फंक्शन आ रहा है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, इसके लिए कोई ऐसा रिजल्ट होता ही नहीं है. बट हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया, ये x अपॉन x प्लस 1 एक रैशनल फंक्शन एंड इनटू कोस x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जब भी आपके पास प्रोडक्ट फंक्शन आता है हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट. ठीक है. तो हम इसको हैंडल करने के लिए हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के लिए भाई x अपॉन x प्लस 1 और cos x दो अलग अलग फंक्शन है. अब किसकी इंटीग्रेशन करें और किसको हम डिफरेंशिएशन, किसकी डिफरेंशिएशन करें? अब देखो इस पे सोचने के लिए आपके साइड में ये वाली इंटीग्रेशन भी है कि आपको बेसिकली ये वाली इंटीग्रेशन तो सोल्व करनी है ना. तो इसमें किसकी इंटीग्रेशन करें और किसका डिफरेंशिएशन करें उसका आइडिया हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं. कैसे? भाई आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 का स्क्वायर कैसे बन सकता है? भाई x प्लस 1 से x प्लस 1 का स्क्वायर, भाई वो तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तब x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि x अपॉन x प्लस 1 इसका करेंगे डेरिवेटिव एंड इनटू में cos x इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि cos x की इंटीग्रेशन करेंगे sin x. मतलब सेम क्वांटिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है यहाँ पे, तो सेम क्वांटिटी क्रिएट होती है वो कैंसिलेशन होने के चांसेस होते हैं. तो इसलिए हमने x अपॉन x प्लस 1 को फर्स्ट फंक्शन माना, cos x को सेकंड फंक्शन, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसकी करेंगे इंटीग्रेशन एंड ये साथ में ये वाली दूसरी इंटीग्रेशन तो एज इट इज. तो इस पे जैसे आप इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाओगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के इसको सेकंड फंक्शन मान के, तो आप जैसे इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाएंगे तो ये दूसरी वाली इंटीग्रेशन तो आपके पास कैंसिल हो जाएगी एंड ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी x sin x अपॉन x प्लस 1 प्लस 6, है ना. ये वाली इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी. जो इसमें इंटीग्रेशन पे पार्ट्स में दूसरी क्वांटिटी बनती है ना इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा. अब इसमें आपको गिवन है कि c की वैल्यू निकालने के लिए भी फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ c, तो फंक्शन की वैल्यू गिवन है पाई बाई 2 पे ये, तो पाई बाई 2 पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू जब सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाती है 0. तो जैसे c की वैल्यू 0 आई तो आपके पास फंक्शन ही आ गया फाइनल. दिस इज द
फॉर्मूला ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आ गया, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसमें थोड़ा ध्यान से बस कि हमें यहाँ पे साइन एक्स से डिवाइड किया है, साइन एक्स से डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, और हमें एरिया पूछा हुआ है -1/2 से 1 के बीच में, तो -1/2 से 1 के बीच में साइन एक्स कहाँ पे जीरो होगा, जीरो पे, तो जीरो को छोड़ देते हैं, एक ही पॉइंट छोड़ रहे हैं ना, तो हम -1/2 से 0 तक का एरिया निकाल लेते हैं और 0 से 1 का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस वे में आप हैंडल कर सकते हो। तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, ये जो क्वांटिटी बनेगी इसको लिख लेते हैं, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी पर इरेज कर देते हैं। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स, तो हमें एरिया बाउंडेड बाई जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, तो इस कर्व से बाउंड होता हुआ एरिया निकालने के लिए भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भाई हमें 1/x टाइप के फंक्शन का ग्राफ आता है, और ये उसी फॉर्म में चेंज हो रहा है। कैसे, न्यूमेरेटर में +1 -1 करेंगे, तो जैसे +1 -1 किया तो x + 1 अपॉन x + 1 1 और -1 अपॉन, तो इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ भाई हमें 1/x का ग्राफ आता है, 1/x के ग्राफ से 1/x + 1 का ग्राफ आ जाएगा, भाई x को रिप्लेस कर दिया x + 1 से, तो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, देन उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड करना है। ये सारी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हो ऑलरेडी, तो इसका ग्राफ बनाओगे एंड इजीली आपको बेसिकली इन दोनों के बीच में एरिया मिल जाएगा, है ना। तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन, जब वो एरिया निकालोगे तो एरिया में आप -1/2 से 0 का एरिया अलग निकालोगे एंड 0 से 1 का एरिया अलग निकालोगे, उन दोनों को ऐड कर दोगे ना, इजीली आ जाएगा। मेन चीज में ये थी कि बेसिकली फंक्शन निकालना, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, एंड वो भी आपके ऑब्जर्वेशन से इजीली हो जा रही थी। सेकंड में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब dy बाई dx प्लस y अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स तो आपके पास यही आया था, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी क्या बन जाएगी आपके पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है dy बाई dx प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिख रही है सभी को, dy बाई dx 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस x इंटू y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी हैंडलिंग करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर, सॉरी e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो y के साथ फंक्शन ऑफ x है 1 प्लस x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ 1 प्लस x, तो हमारे पास से इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये e की पावर में log ऑफ 1 प्लस एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपके पास पूरा डेरिवेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे जब 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन हम सभी कर सकते हैं इंटीग्रेशन पे पार्ट से, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, राइट। कॉम्प्रिहेंशन 2, सो गिवन एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एक्स पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन गिवन है, एंड a1 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऐसे पॉइंट्स है x, y सो दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x mod of x less than equal to 3, y of greater than equal to 0 and minimum of f of x and g of x। देन क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ऑफ द रीजन a1 इक्वल्स, तो ये a1 रीजन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, इस रीजन का एरिया पूछा हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है f of x into dy is equal to f of x minus 6 into y into x into dx given y of 0 when x is equal to 1। तो बेसिकली आपको कंडीशन दे दी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑप्शंस में आपको गिवन भी है, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन अलग अलग है और इसमें दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो यूज हो रही है वो क्वेश्चन में गिवन भी है। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द रीजन a1, अब इस रीजन का एरिया हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले भाई हम रीजन को स्केच करके देखते हैं कि कौन से रीजन का हमें एरिया पूछा हुआ है। तो रीजन को स्केच करने के लिए ऑब्वियसली देखो ये कंडीशन mod of x less than equal to 3 मतलब -3 से 3 के बीच में रहना है, y greater than equal to 0 x एक्सिस के ऊपर रहना है, एंड मिनिमम ऑफ f of x एंड g of x। अब मिनिमम ऑफ f of x g x देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, f of x का भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और g of x का भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मतलब y इज इक्वल टू f of x दैट इज 3x² + 2 एंड g of x का ग्राफ मतलब y इज इक्वल टू ये जो आपको फर्स्ट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है दैट इज 13 - 3 into mod x डिवाइडेड बाय 2 एंड mod ऑफ,
अब यहाँ पे देखो राइट साइड में कंडीशन आपके पास मोड एक्स पे दे रखी है, बट जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है, फंक्शन को डील करते हैं, तो यहाँ पे हमें कंडीशन एक्स पे हो तो हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है तो यहाँ से हम एक्स के बारे में क्या कह सकते हैं, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, राइट। एंड 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3, मतलब एक्स मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 है, मतलब एक्स लेस देन आपके पास आ जाएगा -3 और एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा आपके पास 3, राइट। सो इन दोनों का ग्राफ बनाने, तो ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू 3x² + 2 का ग्राफ, तो भाई ये ग्राफ हम बना लेंगे y इक्वल टू x² के ग्राफ से। y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाया, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओपनिंग अपवर्ड, 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। बट 0 पे तो वैल्यू 0 ही रहेगी, अभी भी 0 से पास करेगा, और उसमें 2 ऐड कर दिया, मतलब सारी वैल्यूज में 2 ऐड करेंगे तो ग्राफ आपका 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपके पास ग्राफ आ जाएगा ये, है ना। और ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास एक्सिस पे 2, ये y इक्वल टू f का ग्राफ। अब y इक्वल टू g ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए, अब देखो y इक्वल टू g ऑफ x में भाई 3 से ग्रेटर के लिए और 3 से छोटे के लिए तो 0 ही है, बट वैसे हमें 3 से ग्रेटर के लिए 3 से छोटे के लिए चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारा जो रीजन का एरिया आएगा वो है हमने x 3 से 3 के बीच में लेना है, तो इसको तो हमने छोड़ देना। मेन आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब y इक्वल टू 13 - 3 इंटू मोड x बाई 2। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे मोड x आ गया। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है कुछ भी, तो क्या करना है, आपने मोड x को रीडिफाइन कर दो। अब मोड x को रीडिफाइन करने के लिए पहले जब अंदर की क्वांटिटी x ग्रेटर देन 0 होगी तो मोड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, तो ये 13 - 3x/2 एक लीनियर फंक्शन बन गया। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम सभी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जब अंदर की क्वांटिटी x लेस देन 0 होगी तो मोड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, ये बन जाएगा 13 + 3x/2। तो उस केस में भी ये एक लीनियर फंक्शन बन गया। तो दोनों केस में एक लीनियर फंक्शन, दोनों केस में एक लाइन का ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे वो इस टाइप से आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब उसमें हमारे पास भाई हमें चाहिए मिनिमम ऑफ दीज टू, मिनिमम ऑफ दीज टू मतलब जिसका ग्राफ सबसे नीचे है, तो ग्राफ नीचे यहाँ से हमने लेफ्ट साइड से देखा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, यहाँ पे आके दोनों की वैल्यू इक्वल हुई। फिर इसके बाद ये हमें पैराबोला पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है। देन इसके बाद ये लाइन, देन ये लाइन, देन ये लाइन, एंड ये आगे तक चलती जाएगी, ठीक है। वैसे ये ग्राफ ज्यादा सिमेट्रिकल बना नहीं है, बट सिमेट्रिकल आना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो दोनों बेसिकली जो हमारा पैराबोला वाला ग्राफ है, पैराबोला वाला ग्राफ y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है ना, इवन फंक्शन है। एंड सिमिलरली y इक्वल टू ये वाला जो ग्राफ बना है ये भी इवन फंक्शन है, तो इसका ग्राफ भी सिमेट्रिक है। तो ये एक्चुअली इसको थोड़ा ना और ठीक कर ही लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हाइट ज्यादा लग रही है, यहाँ पे हाइट कम है, तो दोनों जगह हाइट सेम ही आनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। ये यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा ये, ठीक है। तो मिनिमम मतलब यहाँ पे जिसका ग्राफ नीचे है वो वाला पोर्शन उठा लेना, यहाँ पे ये लाइन का पोर्शन, यहाँ पे ये पैराबोला वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये लाइन का पोर्शन, ठीक है। अब भाई ये वाले पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, ये वाले पॉइंट्स मतलब जहाँ पे ये पैराबोला और ये वाला कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सिमेट्री से हम अगर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा तो सिमेट्री से ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, तो हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। ये वाले पॉइंट के लिए बेसिकली x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड को ओपन करो पॉजिटिव साइन के साथ और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, और ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास -1, है ना। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा भाई, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट मतलब y को 0 पुट किया, y को जैसे 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13/3। तो ये स्लाइटली 4 से ग्रेटर नंबर है, बट आपको एरिया चाहिए 3 से 3 के बीच में, -3 से 3 के बीच में सॉरी, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा -3 और यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो कौन से रीजन का एरिया, -3 से 3 के बीच में, y ग्रेटर देन 0, y एक्सिस के ऊपर, एंड मिनिमम ऑफ दिस, तो मतलब ये कर्व से बाउंड होता हुआ, तो ये कौन सा रीजन का एरिया, दिस 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 एंड इनफैक्ट ऑब्वियसली दिस, इस पूरे रीजन का एरिया पूछा हुआ है। इस पूरे रीजन का एरिया निकालने के लिए भाई हमें पता है ये जो पूरे रीजन है -3 से 3 के बीच में, अब ये वाला रीजन तो आएगा इस लाइन के अंडर, ये वाला रीजन -1 से 1 के बीच का एरिया आएगा इस पैराबोला के अंडर, एंड 1 से 3 वाला एरिया आएगा इस लाइन के अंडर।
तो हम अलग अलग करके इसको निकाल सकते हैं, बट जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये पैराबोला और ये y इक्वल टू 13 माइनस 3 mod x बाई 2, ये दोनों ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जितना रीजन y एक्सिस के इधर होगा उतना ही रीजन y एक्सिस के इधर होगा, तो हम y एक्सिस के राइट वाला रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला पूरा, और इसका 2 टाइम कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये वाला रीजन का एरिया निकालने के लिए अब इसमें 0 से 1 में ये है आपके पास पैराबोला के अंडर का एरिया, ये इंटीग्रेशन से हम इजीली निकाल रहेंगे, और 1 से 3 है इस लाइन के अंडर का एरिया। अब ये भी आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये डायग्राम बन क्या रहा है, ये तो एक स्टैंडर्ड पॉलीगन है ना, दो पैरेलल साइड्स ऑपोजिट, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो इसका तो आप एरिया सीधा निकाल सकते हो, और इसका आप इंटीग्रेशन से निकाल लेना, और दोनों के इंटीग्रेशन दोनों एरिया आ जाएंगे, तो उसका 2 टाइम करना मत भूलना, बस 2 टाइम करोगे आपके पास इसमें से एरिया मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी थी, तो इसमें एफ ऑफ एक्स आ रहा दो जगह, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x² + 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 3x² + 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 3x² + 2 माइनस 6yx एंड दिस होल इंटू dx। इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए भाई देखो, अगर सीधी ऑब्जर्वेशन हो जाती है अच्छी चीज है, अच्छी बात है, अगर सीधी ऑब्जर्वेशन नहीं होती तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम dy/dx निकाल के देखते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले तो dx की साइड चेंज करी, ठीक है। जैसे आपने dx की साइड चेंज करी, अब या तो आप dy/dx निकालो, बट जैसे आपने यहाँ पे dy/dx लिखा, आपको इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अब ऑब्जर्वेशन कैसे, भाई ये dy/x तो डेरिवेटिव, भाई dy/dx तो डेरिवेटिव है ना y का। अब y वाली क्वांटिटी आपको राइट साइड में दिख रही है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है आपको, और जो ये डेरिवेटिव इसके साथ क्या क्वांटिटी 3x² + 2, तो 3x² + 2 का डेरिवेटिव 3x² + 2 का डेरिवेटिव 6x, ये 6 × x यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली y का डेरिवेटिव यहाँ पे और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, ऐसी ऐसी क्वांटिटी डेरिवेटिव में आती है प्रोडक्ट रूल में, तो हम एक काम करते हैं, इन क्वांटिटीज को कंबाइन कर लेते हैं, तो इसकी साइड चेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 3x² + 2 इंटू dy/dx, जैसे इसकी साइड चेंज करेंगे बन जाएगा +6x इंटू y, क्योंकि 6x डेरिवेटिव उसको अलग अलग करके लिख दिया, इज इक्वल टू 3x² + 2, है ना। तो ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, प्रोडक्ट रूल से ये डेरिवेटिव लिखा है d/dx ऑफ, भाई ये y का डेरिवेटिव है और 3x² + 2 का डेरिवेटिव, तो y इंटू 3x² + 2 इज इक्वल टू 3x² + 2, ठीक है। तो अब हमें तो बेसिकली y निकालना है, y निकालने के लिए ये भाई इसका डेरिवेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो डेरिवेटिव हटाने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, जैसे दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास y इंटू 3x² + 2, और इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 3x² + 2 इंटू dx। अब क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन कर दी, तो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आएगा, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, है ना। फिर फर्दर आपको कंप्लीट करना है, अभी बेसिकली ये इंटीग्रेशन ही करनी है। अब जैसे आप ये इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऑब्वियसली वो c रह जाएगा, दोनों कांस्टेंट को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, बस एक कांस्टेंट बचेगा। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको गिवन है y = 0 व्हेन x = 1, तो बेसिकली x = 0 पुट कर देना, और सॉरी x = 1 पुट कर देना, y को 0 पुट कर देना, उस कंडीशन का यूज करके आपके पास सीधा y आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो आपके पास वही पूछा हुआ है जो y ऑफ फंक्शन है, ये y फंक्शन जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई करके मतलब इसको सोल्व करके आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट करना है इसको, राइट। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 3, so let f of x is 1 + sin² 2x and g of x is gint of absolute value of 8x - 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx π/5 से π/20 इक्वल्स, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ f of x into g of x dx, है ना। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटीग्रेशन करनी है f of x की, f of x is 1 + sin² 2x dx π/5 से π/20, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन करोगे, वैसे यहाँ पे 1 + sin² दिखेगा, आपको 1 की इंटीग्रेशन भी आती है, sin² की भी इंटीग्रेशन आती है पावर को रिड्यूस करके, बट जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे लिमिट पुट करोगे तो π/5 इन पे वैल्यू याद होती है, मेरे को तो याद नहीं है ना। तो अगर आपने कहीं से याद की हुई भी है तो ये ऑब्वियसली तब उसका फायदा होगा, एंड उसके बाद भी कैलकुलेशन में काफी टाइम भी लग जाएगा, उसमें पावर रिड्यूस करोगे, फिर वैल्यूज पुट करोगे, फिर वो जो भयानक सी वैल्यू आएगी
उनको आपने जब पुट करके उसको सिंप्लीफाई करोगे तब उसमें देखो आंसर तो काफी सिंप्लीफाई फॉर्म में है ना, पाई बाई 5 पे वैल्यू आपको इजी तो मिलने वाली नहीं है। और क्या कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको इंटीग्रेशन करनी आती है इसकी तो हम सीधा इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दें। तो जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो इंटीग्रेशन गिवन है आपको, ये इसकी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पूछी। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपको लिमिट गिवन है। अगर लिमिट गिवन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सबसे पहला ट्राई आपको जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसमें कोई प्रॉपर्टीज का यूज तो नहीं हो रहा। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाए भाई, इसमें हमने लिमिट देखी ए से बी टाइप की लिमिट है। ए से बी टाइप की लिमिट में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, है ना। तो अगर ये इंटीग्रेशन आई है तो सेम इंटीग्रेशन हमें कैसे मिलेगी अगर हम फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दे ए प्लस बी माइनस एक्स से। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करेंगे, इन दोनों का सम आ जाता है आपके पास पाई बाई 4, है ना। तो हम 1 प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ 2 इंटू एक्स को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स डीएक्स। क्या बन जाएगा ये, पाई बाई 5 से पाई बाई 20। तो जैसे आपने इसको रिप्लेस किया ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 1 तो एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 एंड ये बन जाएगा माइनस 2x। तो पाई बाई 2 माइनस 2x साइन पाई बाई 2 माइनस 2x साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर 2x dx। और ये इंटीग्रेशन सेम ही चल रही है पाई बाई 5 से पाई बाई 20। जैसे आपने ये प्रॉपर्टी का यूज किया, हमें क्वेश्चन में गिवन था साइन स्क्वायर एक्स वाली क्वांटिटी, यहां पे बन गई कोस स्क्वायर एक्स वाली क्वांटिटी। दोनों का फायदा कैसे उठाएं, दोनों को ऐड करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो भाई ये इंटीग्रेशन भी सेम है, ये इंटीग्रेशन भी सेम है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आ जाएगा i प्लस आई 2i और राइट साइड में इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x ये 1। तो ये इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको, है ना, इसकी इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन में पहले प्रॉपर्टी लगा के जरूर देखना है, फायदा हो सकता है उससे, राइट। तो इसके बाद इसको आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, वो तो यही गिवन है, एंड जी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा जिंट ऑफ 8x माइनस पाई मॉडुलस इंटू जिंट एक्स dx। ये आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है अभी पाई बाई 20 से पाई बाई 5, ठीक है। अब अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए ये इंटीग्रेशन आई, तो ये सेम इंटीग्रेशन हम एक्स को रिप्लेस करेंगे। अब दोनों जगह रिप्लेस करेंगे किससे, पाई बाई 4 माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स। भाई ये भी पाई बाई 20 और पाई बाई 5, वही तो लिमिट है जो उधर थी, उल्टी रिवर्स कर दी बेसिकली, लोअर लिमिट अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट बना दिया। बट इन दोनों का सम तो पाई बाई 4 ही आएगा अभी, तो हम एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स से। तो ये वाली क्वांटिटी अभी देखी थी, ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और ये क्वांटिटी क्या बनेगी, जब इसको पाई बाई 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो इसको अलग से लिख के देख लेते हैं हम, जिंट ऑफ 8 इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जिंट के अंदर ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, जिंट ऑफ 8 इंटू 4 2 पाई, और ये बन जाएगा माइनस 8x माइनस पाई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू dx। अब 2 पाई माइनस पाई इज नथिंग बट पाई माइनस 8x की एब्सोल्यूट वैल्यू dx, सॉरी dx आ जाएगा यहाँ पे, जिंट एक्स बंद करना है ना आप, जिंट एक्स सॉरी, है ना। तो जब इसको रिप्लेस किया तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, ये अब ये 8 माइनस पाई एक्स था, ये बनेगा पाई माइनस 8x। ऑब्वियसली इसका नेगेटिव है, पर बाहर क्या है, ये मॉडुलस का साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू है नहीं इसकी, तो ये तो क्वांटिटी सेम ही है मॉडुलस के अंदर, तो ये आप इसमें माइनस कॉमन लेके लिखो या मत लिखो, है ना। तो ये क्वांटिटी तो सेम ही बन रही है। तो जब आपने इसमें प्रॉपर्टी लगाई, ये तो बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x, और ये वाली इंटीग्रेशन तो भाई ये वाला जो फंक्शन है तो सेम ही रह जाएगा। इसको हम 8 माइनस पाई मॉडुलस ऑफ दिस एंड जिंट ऑफ दिस इनटू dx सेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फायदा कैसे उठाएंगे इनका, दोनों को ऐड करके जो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये वाली क्वांटिटी तो कॉमन है, सेम है, तो इनको कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, तो 2 प्लस 1 3, और 3 कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाला, ये बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8x माइनस पाई
जिंट dx, और लिमिट है आपके पास π/20 से π/5। नाउ कंप्लीट करने के लिए भाई अब काफी वेज है। सबसे पहला वे जो कई बार काफी क्वेश्चंस में लगाते भी है, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी आ रहा है, जिंट फंक्शन भी आ रहा है, तो दोनों को रीडिफाइन करना पड़ेगा हमें। रीडिफाइन करने के लिए भाई मॉडुलस तो भाई अंदर हमारे पास π/8 पे वैल्यू चेंज करेगा, तो π/8 के राइट में मोड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, π/8 के लेफ्ट में मोड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडुलस को तो रीडिफाइन कर सकते हैं। अब आगे जिंट की बारी। जिंट को रीडिफाइन करने के लिए क्या करते हैं भाई, जिंट को रीडिफाइन करने के लिए हम अंदर वाले फंक्शन की वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं। अब अंदर वाले फंक्शन की वैल्यूज भाई वो हम ऑब्जर्व करेंगे x जब π/20 से π/5 के बीच में आएगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को हम ऑब्जर्व करके बोलते हैं उसके जिंट की जो भी वैल्यू आएगी वो तो फिक्स हो जाएगी, तो जिंट की वैल्यू को पुट करके हम ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज हम कंप्लीट कर सकते हैं जो लाइक यूजुअली हम क्वेश्चंस में लगाते हैं। बट एक बार बताओ, हमें फाइनली करना क्या है, इसकी वैल्यूज का जिंट लेना है, हम इसकी वैल्यूज को स्टडी करना चाहेंगे। अब इसकी वैल्यू किसी फंक्शन की वैल्यू हमें ग्राफ पे काफी इजीली समझ में आती है, तो हम एक काम करते हैं ना, इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8x माइनस पाई का। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8x माइनस पाई का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, 8x माइनस 5 का ग्राफ आता है और उस पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देंगे तो जो नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 8x माइनस 5 का ग्राफ आप जब बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप से आपके पास ग्राफ आएगा। ये एक सेकंड, ये वाले एक्सिस एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस हम यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। तो ये डेफिनेट चेंज कर रहा है π/8 पे, जब इसका ग्राफ बनाओगे तो लेट से यहाँ पे कहीं हम शो करने के लिए π/8 यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, और ये इस टाइप की आपके पास लाइन आ जाएगी, और ये इस टाइप ये इसका ग्राफ आ जाएगा 8x माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू का, है ना। अब इसकी वैल्यू का जिंट, अब इसकी वैल्यू को स्टडी करते हैं, वो भी कहां से कहां तक, π/20 से π/5 तक। जब आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, π/20 प्लस π/5 दोनों को जब हम ऐड कर रहे थे तो क्या आ रहा था π/4, तो π/4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो π/8 बनता है, तो बेसिकली इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है मतलब π/20 जितना इसके इधर होगा इतनी ही डिस्टेंस पे आगे क्या मिलेगा आपको, π/5, है ना। ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो अब इसके बीच में आपको इनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है। अब इसकी वैल्यू ऑब्जर्व करने के भाई हमने देखो, अब जब सबसे पहले हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्योंकि मिड पॉइंट है भाई, और मिड पॉइंट है, जैसे ये ग्राफ इधर है ऐसे ये ग्राफ इधर है, तो अगर हम π/8 से π/5 के बीच में फंक्शन को ऑब्जर्व कर ले तो सेम बिहेवियर π/20 से π/8 के बीच में रहने वाला, क्योंकि वैल्यू तो जैसी वैल्यू इधर जा रही है वैसी वैल्यू इधर जा रही है ना। ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये 8x माइनस पाई की एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ है, ये π/8 के अबाउट सिमेट्रिक है, और हमें तो बेसिकली ये दोनों डिस्टेंस सेम है, जितना इधर स्टडी करना है उतना इधर स्टडी करना है। तो हम एक काम करते हैं, π/8 से π/5 तक के बीच में हम फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं, है ना। इधर स्टडी करेंगे और इस रीजन में बेसिकली इधर जो स्टडी करेंगे फंक्शन का जो भी बिहेवियर आएगा, जो भी इंटीग्रेशन करके जो भी एरिया हमें मिलने वाला है, वही एरिया बेसिकली यहाँ से फंक्शन का बिहेवियर सेम है तो यहाँ पे भी एरिया आपको सेम मिलेगा, तो हम इधर एरिया स्टडी कर लेते हैं। अब एरिया स्टडी करने के लिए पहले तो हमें फंक्शन को स्टडी करना ही पड़ेगा कि इन वैल्यू का जब हम जिंट लेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है। अब जिंट लेने के लिए π/8 पे आपने वैल्यू ऑब्जर्व करी, π/8 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। अब π/8 पे वैल्यू 0, अब 0 का जिंट तो 0 ही आएगा ना। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वैल्यू ये आपको दिख रही है, ये ऑब्वियसली 1 से कम ही है, 1 से कम है तो इसका जिंट क्या आएगा, 0 0 0 0। जैसे जाते जाते आपके पास एक पॉइंट आएगा जहां पे ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1, है ना। जब आप कैलकुलेट करोगे वो वाली पॉइंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी π + 1/8। तो जब π + 1/8 पे आप फंक्शन की वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास 1, y की वैल्यू 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो उसका जिंट हो जाएगा 1, और उससे पहले इसकी वैल्यू का जिंट क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली जो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ हो क्या आएगा, ये। एक काम करते हैं, हम इसको डॉटेड करते हैं, हमें जो ग्राफ चाहिए वो यही चाहिए ना, इस पूरे फंक्शन का चाहिए जिंट के साथ, तो ये यहाँ पे इनकी वैल्यू का जिंट आ जाएगा 0। तो ये अभी देखिएगा आराम से, है ना। तो ये फंक्शन का ग्राफ, इस पूरे फंक्शन का ग्राफ, है ना। अब π/8 से π/5 के बीच में जब आप देखोगे तो π/5 पे जब वैल्यू आप इसकी निकालोगे तो आपके पास वैल्यू एक्चुअली 1 से 2 के बीच, 1 से 2 वाले इंटरवल के बीच में आएगी। तो 1 से 2 के इंटरवल में आएगी, तो मतलब इस पूरे इंटरवल में जो इसकी जो रहने वाला है कि एक्चुअली जिंट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, है ना। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ है इस पूरे फंक्शन का।
अब इसकी इंटीग्रेशन, भाई इंटीग्रेशन में और ग्राफ में क्या रिलेशन होता है, इंटीग्रेशन में और ग्राफ के अंदर का एरिया में रिलेशन होता है। तो अब ये हमें दिख रहा है कि ये जो बेसिकली जो दोनों ग्राफ ये पूरा या तो एक्स एक्सिस पे या एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें कहां से मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व से। तो अब पाई बाई 8 से पाई प्लस 1/8, अब ये तो फंक्शन ही जीरो है, तो इसके अंदर का एरिया जीरो, इसमें तो हमारा एरिया जीरो हो गया। अब इसमें क्योंकि अब ये एक्चुअली ये एरिया निकालना है ना आपको, ये आपके पास फंक्शन, फंक्शन के अंडर का एरिया मतलब ये रीजन का एरिया। अब ये रीजन हमें इजीली दिख रहा है, ये तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 1, और ये बेसिकली ब्रेड्थ निकालने के लिए पाई बाई 5 माइनस 5 प्लस 1/8 करेंगे तो आपके पास ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। अब ये रेक्टेंगल का एरिया है पाई बाई 8 से पाई बाई 5 के बीच में जो एरिया आया इस कर्व के अंडर का, और सेम आप जब यहाँ पे इसको स्टडी करोगे पाई बाई 8 से लेफ्ट में मतलब पाई बाई 20 तक, तो इधर भी आपके पास ऐसा ही एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इधर जो रेक्टेंगल बना है इसका जितना एरिया आएगा सेम एरिया आपके पास इधर लेफ्ट साइड में मिलने वाला है। तो ये 2 टाइम्स आपने करके इस रेक्टेंगल के एरिया को, और वो आपके पास सीधा आपके पास ये इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, है ना। ऑब्वियसली उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब मेन चीज क्या थी, एक तो है जैसे हम इसमें करते हैं रीडिफाइन कर करके वैसे कर सकते हैं, बट वो भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू का हमने हिंट ही लेना है और वैल्यू आपको इजीली ऑब्जर्व हो सकती है ग्राफ के ऊपर, तो हमने क्या किया, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के देन उनकी वैल्यू को ऑब्जर्व किया, और वैल्यू को ऑब्जर्व कर लिया तो आपने मतलब उनका फिर जिंट लेना तो आपका आते है ना भाई, 0 J1 के बीच में जब भी वैल्यू रहेगी तो जिंट 0, एंड 1 से 2 के बीच में वैल्यू रहेगी तो आपके पास जिंट तो 1 ही आने वाला है। तो इसलिए हमने ग्राफ से इसको काफी इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसमें आपका काफी टाइम भी बचने वाला है। दोनों क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा, पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज करके दूसरे में प्रॉपर्टी का यूज किया, एंड देन बाद में हमने ग्राफ का यूज किया, राइट। तो इसको एक बार कंप्लीट करना अच्छे से, फिर से इसको आपने वो करना है, देखना है कि ये बेस कैसे सोल्व किया है, खुद से सोल्व करके भी देखना है, राइट। तो कंप्लीट करना है इसको, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चन अभी इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो पढ़ते क्वेश्चन, लेट द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय y is equal to this curve and this curve and y axis is alpha, then write the value of 3 alpha minus 14 whole square। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू लिखने के लिए आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, और अल्फा इज नथिंग बट एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। तो एरिया निकालना, आपको एरिया निकालने के लिए सबसे पहले किस रीजन का एरिया निकालना है वो रीजन आपको स्केच करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो हम इस रीजन को स्केच करते हैं। स्केच करने के लिए सबसे पहले अब इसका ग्राफ भी बना सकते हैं भाई, पहले मैं हमारे हाथ में किसका ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा आसान सा ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो सबसे पहले इसके ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। अब क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन का एरिया चाहिए, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड में ज्यादा ग्राफ नहीं बनाएंगे, वो जस्ट रफली हमने छोड़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि राइट साइड में हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट, तो इसी का बना लेते हैं, y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर हमने y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपको लेनी आती है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको तो फैक्टर बन रहे, है ना। तो जीरो पता लग रही है, तो कहां से पास करेगा, एक तो -2 से और एक 2 से, तो -2 से और एक इधर 2 से। वैसे ये रीजन आपको इजीली दिखे इसलिए हम 2 को थोड़ा सा और डिस्टेंस पे बना लेते हैं, 2 यहाँ पे नहीं लेते, लेट से 2 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही -2 भी इधर कहीं लेफ्ट में आ जाएगा, ज्यादा दूर वो हमें चाहिए भी नहीं। अब जैसी जीरो पता लगी, बट ये तो क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक कैसी है, इसका एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और जीरो पे वैल्यू 4 है, तो जीरो पे वैल्यू 4 और ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, एंड ऐसा ये इधर आएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, हमने आगे नहीं देखना। नाउ ये ग्राफ हो गया, ये भी ग्राफ हो गया, है ना। ये वाला ग्राफ आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ आपके पास y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ऑब्वियसली ये फंक्शन भी हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर आगे तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, जैसे ग्राफ y एक्सिस के राइट में वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में, तो y एक्सिस के राइट में ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ग्राफ चाहिए। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए भाई इसका ग्राफ हम बनाएंगे
सबसे पहले हमें y इक्वल टू बनाना पड़ेगा 1/x² का ग्राफ। y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ, ये भी रेसिप्रोकल फंक्शन के टाइप का ही है। ऑब्वियसली उसके इसके ग्राफ में थोड़ा सा ये फर्क होगा भाई, इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी छोटी होगी भाई। 1/x की वैल्यू 1 पे सॉरी 2 पे 1/2 होती थी, 1/x² की वैल्यू 1 पे सॉरी 2 पे 1/4 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी छोटी हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ये हमारे पास इंफिनिटी से आ जाएगा। बट आपको भी ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, या ये ग्राफ ये इसी पॉइंट से जाएगा, है ना। अब ये कैसे चेक करें, ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये पॉइंट कैसा है, y इक्वल टू x² और y इक्वल टू 4 - x²। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, तो जैसे आप सोल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा √2। तो x कोऑर्डिनेट जैसे √2 आया और x को जैसे √2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये y आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया √2, 2। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये इस पॉइंट से पास करेगा नहीं। देख लेते ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो जैसे आप x की जगह √2 पुट करोगे तो √2 का स्क्वायर 2, 2/2 1, 1 + 1 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है ग्राफ भी, है ना। तो ध्यान से, तो ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ये ग्राफ ऐसा भी नहीं होगा, तो ये ग्राफ किस टाइप का आएगा, ये इसी टाइप का ग्राफ आने वाला है, ये इसी पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आ गया। एंड y एक्सिस, तो आपको ऐसा रीजन देखना है जिसकी बाउंड्री आपको इस कर्व से मिल रही हो, इस कर्व से मिल रही हो, इस कर्व से मिल रही हो, एंड y एक्सिस से भी मिल रही हो, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो। तो y एक्सिस ये वाला कर्व, फिर ये वाला कर्व, फिर ये वाला कर्व, ये तीनों कर्व आ गए और इधर y एक्सिस आ गई, तो रीजन आपको दिख रहा है। तो इस रीजन का आपको एरिया बोला होगा कि इस रीजन का एरिया है अल्फा। तो अब इस रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, इस रीजन का एरिया निकालने के लिए भाई ये हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जो रीजन का एरिया है ये बेसिकली यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इन दोनों कर्व के बीच में है। ठीक है, एंड यहां से यहां तक ये ऊपर वाला कर्व चेंज हो गया, नीचे वाला कर्व तो सेम है ना। तो ऊपर वाले कर्व चेंज हुआ है, यहां से यहां तक भाई ये आपके पास y इक्वल टू ये वाला 4 - x² वाला कर्व, एंड इस पॉइंट के बाद से ये वाला कर्व कौन सा, y इक्वल टू 2/x² + 1, और नीचे वाला कर्व तो सेम ही है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे भाई, इसकी इंटीग्रेशन में क्योंकि ऊपर वाला कर्व चेंज हो रहा है, नीचे वाला कर्व चेंज नहीं हो रहा, तो हम पहले ऊपर वाले कर्व को लिख लेते। तो इंटीग्रेशन 0 से, अब ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कैसे आएगा भाई, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके आएगा। तो जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे तो ये पॉइंट इजीली निकाल सकते हो, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1, है ना भाई। 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 3, 1 पे जब इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी आ रही है 3, तो ये वाला पॉइंट दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके इजीली मिल जाएगा 1। तो 0 से 1 इस कर्व के अंडर का एरिया, है ना। तो ये वाला कर्व कौन सा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 - x² dx, है ना। ऑब्वियसली वो इसके अंदर नहीं है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्ट हम बाद में करेंगे एक साथ। फिर 1 से लेके √2, ये किसके अंडर का कर्व, कौन से कर्व के अंडर है, ये वाला कर्व। ये वाला कर्व कौन सा है, ये y इक्वल टू 2/x² + 1, क्योंकि हम इसमें अपर माइनस लोअर कर रहे हैं, इसलिए हमने y इक्वल टू f(x) टाइप के फंक्शन को, y इक्वल टू f(x) की फॉर्म में फंक्शन को चेंज करके किया है। अब यहाँ पे हम y ही रख रहे हैं, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है। ठीक है, नो ऊपर वाले कर्व तो आपने लिख लिए, नो माइनस लोअर कर्व भी लिखना है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लोअर कर्व। अब 0 से 1 के बीच में भी यही है, 1 से √2 के बीच में भी यही है, तो हम एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से √2, और ये नीचे वाला कर्व क्या है आपके पास, नथिंग बट x²। ठीक है, ये इंटीग्रेशन मोड का डिसीजन लेना है, वो आप इजीली ले सकते हो। अंदर की वाली क्वांटिटी आप दिख रही है पॉजिटिव है, मोड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, एंड इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, एंड माइनस इसकी इंटीग्रेशन भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे कैलकुलेट करोगे आपके पास ये इंटीग्रेशन इजीली कैलकुलेट होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो मेन चीज इसमें ये रीजन स्केच करके देखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अल्फा टाइम दिस फंक्शन, बीटा टाइम दिस फंक्शन, गामा टाइम दिस फंक्शन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, where alpha, beta, gamma are real numbers, write the value of
27 बीटा माइनस 12 गामा प्लस अल्फा। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे इन फंक्शन के साथ आ रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको चाहिए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू के लिए आपको बेसिकली ये इंटीग्रेशन सोल्व करनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन आ रही है इस फॉर्म में, तो वहां से हम कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अब प्रोसीड कैसे करें। प्रोसीड करने के लिए हमने इंटीग्रेशन को, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है उसको ऑब्जर्व किया। जैसे हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स। यहाँ पे बीच में न्यूमेरेटर में क्या दिख रहा है, सम। तो जैसे सम दिखता है हम दोनों को अलग अलग, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। क्या उससे फायदा होगा, जैसे आपने ऑब्जर्व किया ऊपर टेन इनवर्स ये वाली जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में सेम क्वांटिटी है। जैसे आप दिस अपॉन दिस होल क्वांटिटी करोगे ये वाली क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी, तो कुछ फायदा होता हुआ लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं। दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। तो इसको लिखते हैं दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी ये वाली क्वांटिटी। इसकी इंटीग्रेशन अलग से करते हैं। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, ये अलग इंटीग्रेशन करते हैं, ये अलग इंटीग्रेशन, अलग अलग किया तभी, है ना। सो अब ये दोनों इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। तो लेट्स से सबसे पहले इस पहले इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करें, भाई सोल्व करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए अब इसमें फिर से आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन क्या है, न्यूमेरेटर में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में दिख रही है एक्स की पावर 4 वाली क्वांटिटी। ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है। जब भी इस टाइप की क्वांटिटी आती है आपको एक फॉर्म चेंज बताई हुई है। कैसे फॉर्म चेंज करते हैं हम, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, तो क्या करो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना। तो अभी हम ये वाली इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन, तो इसको जैसे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपके पास 5 प्लस ये बन जाएगा आपके पास 4 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इनटू, अब ये क्वांटिटी भाई अब इसमें तो किसी डिवाइड नहीं हुआ, बट इसमें भी आपको दिख रही है थोड़ी फॉर्म चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे एक्स। तो ये एक्स को हम दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स dx। तो आपको ये इंटीग्रेशन करनी है। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए आपको और जो हो रहा है dx के साथ न्यूमेरेटर में क्या दिख रहा है, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, इसी का तो डेरिवेटिव है ये। तो इसको पुट करके फायदा हो जाएगा। तो इसको तो पुट कर देंगे, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी बन जाएगी और उसका डेरिवेटिव भी ऊपर है। बट इस क्वांटिटी का क्या करें, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एक्स प्लस 2 बाई एक्स के स्क्वायर में ये वाली क्वांटिटी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगी ना। तो इसको भी हम इसके स्क्वायर की फॉर्म से लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी भी इसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगी एंड ऊपर इसका डेरिवेटिव है। तो इस क्वांटिटी को आप पुट कर दोगे, तो पुट करेंगे जैसे आप जैसे पुट करोगे ना, तो ये तो बन जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स। लेट्स आपने इस क्वांटिटी को पुट कर दिया u, तो टेंजेंट इनवर्स u, और यहाँ पे आपके पास बनने वाला है u स्क्वायर प्लस 1, साथ में आ जाएगा du। अब इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स u का डेरिवेटिव साथ में है 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप टेंजेंट इनवर्स u को पुट कर देना t, तो ये बेसिकली 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन, तो वो log t बन जाएगी, मतलब log ऑफ टेंजेंट इनवर्स u इंटीग्रेशन बन जाएगी। तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी पहली वाली, है ना। तो ये इंटीग्रेशन आप इजीली आप कर सकते हो, कंप्लीट करना है इसको। अब आ जाते हैं इस इंटीग्रेशन पे, अब इसको कंप्लीट सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए अब देखो सीधा अगर एक क्वेश्चन आता है तो सोचना अलग है। अब अगर आपके पास इसके साथ एक क्वेश्चन आया है तब तो आपको सीधा सीधा हिंट है। इसमें कैसे फॉर्म चेंज करी हमने, क्योंकि नीचे x की पावर 4 दिख रहा था तो हमने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अब इसमें भी वही चीज फॉर्म चेंज करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जैसे इसमें x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा न्यूमेरेटर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा प्लस 5, ये बचेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। अब ये फॉर्म चेंज करके क्या फायदा हुआ भाई, ये फॉर्म चेंज करके फायदा क्या हुआ था भाई, हम इस फॉर्म में जब भी चेंज करते हैं तो हम न्यूमेरेटर में कोई डेरिवेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। किसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में जिसका स्क्वायर बनता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसके डेरिवेटिव में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा। एक तो x प्लस 2 बाई एक्स के स्क्वायर में, और एक आएगा आपके पास x माइनस 2 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर, यही आएगा ना।
तो नीचे हम या तो एक्स प्लस टू बाई एक्स का स्क्वायर बना सकते हैं या एक्स माइनस टू बाई एक्स का भी स्क्वायर बना सकते हैं। बट इनका स्क्वायर तो तब बनाएंगे ना, इनका स्क्वायर बना के फायदा तब होगा जब इनका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। अच्छा, एक्स प्लस टू बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इनका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स आ जाएगा आपके पास 1 माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। इसका डेरिवेटिव निकाल के देखा 2 अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अगर न्यूमरेटर में या तो ये हो या ये हो, इस टाइप की क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर में होगी तभी तो हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करके, जैसे यहाँ पे किया था हमने, इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लिया था एक्स प्लस टू बाई एक्स के होल स्क्वायर में, और हमने एक्स प्लस टू बाई एक्स को पुट कर दिया था, तो यहाँ पे वही चीज लगा सकते हैं। बट न्यूमरेटर में आपने जो किया वो न्यूमरेटर में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में ना तो ये है ना ये है, बट हमें चाहिए तो यही, या न्यूमरेटर में ये हो या न्यूमरेटर में ये हो। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर में अभी ये दोनों चीज तो नहीं है, बट जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी लिखी हुई है, क्या वो क्वांटिटी इनसे ही तो नहीं बन रही? भाई न्यूमरेटर में आपको ये चाहिए ये चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, अगर न्यूमरेटर को ही आपने इन दोनों के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो आपका काम हो गया। तो अब इन दोनों की फॉर्म से न्यूमरेटर को कैसे एक्सप्रेस करें? भाई अब ये दोनों में चाहिए न्यूमरेटर में, बट न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है नहीं और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को गायब कर देते हैं। कांस्टेंट को गायब कैसे करेंगे? भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में अगर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा तब हम इन दोनों के डिफरेंस से उसको लिख सकते हैं। तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मैंने न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड किया, तो जो 4 से डिवाइड करेंगे उसको बाहर लिख दिया, है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन बनी 1/4 इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने? 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, है ना। तो अब जैसे हमने न्यूमरेटर में क्वांटिटी लिखी, अब ये क्वांटिटी किसका डेरिवेटिव है? x माइनस टू एक्स का, और ये क्वांटिटी किसका डेरिवेटिव है? x प्लस टू अपॉन एक्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके साथ ही लिख दिया, प्लस 5 dx प्लस 1/4 इसके साथ भी आएगा, एंड फिर दूसरी क्वांटिटी सॉरी बीच में आ जाएगा माइनस, एंड दूसरी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन, हमें पता है ये डेरिवेटिव है x माइनस टू अपॉन एक्स का, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे? x माइनस टू अपॉन एक्स इक्वल टू, इसको पुट कर देंगे t, और ये वाली इंटीग्रेशन करने के लिए क्योंकि न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है x प्लस टू एक्स का, तो अब इसको हम x प्लस टू एक्स के स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे, तो इसमें हम पुट करेंगे x प्लस टू अपॉन एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको पुट कर देंगे कुछ u वैसे हमने वहां पे कर दिया था, तो यहाँ पे कुछ और पुट कर देते हैं, लेट्स इसको पुट कर देते हैं y का कभी यूज नहीं किया अभी तक हमने, तो y पुट कर देते हैं, है ना। तो इसका पुट करेगा तो ये वाली इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसके सब्स्टिट्यूशन से ये वाली इंटीग्रेशन हो जाएगी, दोनों इंटीग्रेशन करोगे तो वहां से आपके पास एक क्वांटिटी ये आएगी, एक क्वांटिटी ये आएगी, तो वहां से आप कंपेयर करके अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आपने फर्दर कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैल्यू ऑफ b वेयर b इज ग्रेटर देन 4 फॉर व्हिच दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log ऑफ 16/15। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे और इसकी वैल्यू एक्चुअली 16/15 आ जाए ऐसी b की वैल्यू बतानी है। अब इसको सोल्व करने के लिए वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बट यहाँ पे आपने जो किया 1 अपॉन, यहाँ पे फैक्टर्स दिख रहे हैं रैशनल फंक्शन, तो इसकी इंटीग्रेशन तो आप सीधी कर सकते हो, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा। कैसे भाई? इस टाइप की इंटीग्रेशन हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, रैशनल फंक्शन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में फैक्टर भी दिख रहे हैं, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो लेफ्ट साइड से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, 12 इंटीग्रेशन 4 से b। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो फॉर द सेक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हम एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे? t। तो ये t माइनस 1 अपॉन t माइनस 4, तो 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू t माइनस 4, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको सबको इजीली बनानी आती है, वो आ जाएगी a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t
t माइनस 4, तो इंटीग्रेशन करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। बट इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीधी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बेसिकली आपको न्यूमरेटर को लिखना है ना, सच दैट ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग हो जाए, प्रोडक्ट ना रहे इनका। तो न्यूमरेटर में आपके पास 1 है, तो हम इन दोनों की हेल्प से 1 बना सकते हैं क्या? पर इन दोनों की हेल्प से 1 तो नहीं बना सकते, बट इन दोनों का अगर आप डिफरेंस हो करो 3 बना सकते हैं। दिस माइनस दिस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 तो नहीं बना सकते, हम ऊपर 3 क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, खुद से 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया और उसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, है ना। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 4 टू बी, अब 3 इन दोनों का डिफरेंस है, तो इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, है ना। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 प्लस 4 3 बन जाएगा। तो जैसे आप इसको अलग अलग करोगे, इंटीग्रेशन 4 टू बी दिस अपॉन दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाली क्वांटिटी बच जाएगी, सॉरी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, है ना। अब इन दोनों के आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसके लिए तो सीधा रिजल्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला रिजल्ट लगाओगे, दोनों के इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करके 4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये एक्चुअली आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है log ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, क्योंकि जब इसमें हम वो फॉर्मूला लगाते हैं तो बाहर 1/2a आता है, तो इसके बाद तो 2a करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 2a करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो जब log में 2 बाहर पड़ा होता है तो उसको हम पावर में लेके जा सकते हैं कंबाइन करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आ रही है और इसमें आपने लिमिट पुट करनी है 4 टू b। तो जैसे आप इसमें b पुट करोगे तो ये तो बन जाएगा log ऑफ, इसमें b पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास b प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड ये आ जाएगा आपके पास b माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा आपके पास b माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 2 माइनस log ऑफ 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 माइनस 2 2 अपॉन 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 प्लस 2 6। तो अब ये क्वांटिटी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, ये 2 3 जार 6, तो 2 से कैंसिल हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपके पास बन जाएगा 25 बाई 9 3 जा 27, ठीक है। ये आगे इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन भाई b की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाए, log ऑफ 16/15 के, है ना। तो हम दिस इक्वल्स टू log ऑफ 16/15 कर देते हैं, है ना। तो b की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये log के अंदर नंबर है, यहाँ पे भी log के अंदर नंबर है, तो इन दोनों क्वांटिटी को कंबाइन कर लेते हैं, तो इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा ये log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, तो log m प्लस log n, सीधा हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m इंटू log ऑफ log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, तो इंटू में आ जाएगा ये 25/27 और लेफ्ट साइड में ये log वाली क्वांटिटी एज इट इज। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 जार 15 5 5 जार एंड ये आपके पास ये तो फर्दर कैंसिल नहीं होगा, है ना, तो ये तो नहीं हो रहा, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली 16 इंटू 5 80 एंड ये आपके पास आ जाएगा 27 इंटू 3 81, तो ये क्वांटिटी बीच में डाल दो, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू log ऑफ 80/81, है ना। अब log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y, इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं भाई, यहां से हम क्या बोलते हैं x इज इक्वल टू y, तो x ये अंदर वाली क्वांटिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है b प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू b माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई b माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 2 इज इक्वल टू 80/81। तो यहां से आपको इसको सोल्व करना है, तो भाई एक तो वे है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्यूबिक को सोल्व करें, थोड़ा लेंथी काम है, कैलकुलेशन वर्क है, हमें b की वैल्यू तो ढूंढनी जिसके लिए ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाए और b 4 से ग्रेटर है, तो हम एक काम करते हैं, इंटीजर आंसर है, इंटीजर वैल्यू आएगी कोई, तो b के बाद 4 5 6 7 ये वैल्यू पुट करके चेक करते जाएंगे, तो आपके पास जल्दी इसकी वैल्यू मिल भी जाएगी। आई थिंक इसका आंसर 7 आ जाता है, तो b इक्वल टू 7 या फिर मतलब पास में मिल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो b की वैल्यू पुट करके चेक कर लो, हिट एंड ट्रायल से आपको मिल जाएगी b की वैल्यू, है ना। तो इसके बाद आप वो b की वैल्यू खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10,
So this integration is equal to alpha plus root beta minus root gamma, where this sign represents the greatest integer function, है ना? ये greatest integer function of this quantity, greatest integer of x square. Write the value of alpha square plus beta plus gamma. तो आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करनी है. सोल्व करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट जिसकी इंटीग्रेशन करनी है पीस वाई डिफाइंड फंक्शन है. तो पीस वाई डिफाइंड फंक्शन है, तो इसके पीसेज को हमने अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा. तो इसको रिडिफाइन करते हैं. अब रिडिफाइन करने के लिए सबसे पहले अब दो जिंट दिख रहे हैं, अंदर से स्टार्ट करते हैं, है ना. यहाँ पे जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको हमें हैंडल करना, इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. तो जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ये जिंट क्या क्या वैल्यू लेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक, हमें एक्स की वैल्यू पता है -1 से √3. एक्स के बारे में पता है हमें कहां से कहां तक है, -1 से √3. तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आ जाएगा. जब स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो स्क्वेयरिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड में तो हम 0 लिखेंगे, और राइट साइड में इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा 3, है ना. तो ये जिंट के अंदर की जो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर है कहां से कहां तक है, 0 से 3 के बीच में. अब 0 से 3 के बीच में जिंट डेफिनेशन चेंज करता है इंटीजर पे, तो 0 से 3 के बीच में कहां पे इंटीजर होगा, ये होगा एक तो 0 से 1 और 1 से 2 और 2 से 3. यहीं पे एक्स स्क्वायर इंटीजर हो गई, मतलब यहीं पे एक्स स्क्वायर ने अपनी डेफिनेशन चेंज करनी है. हाँ, तो एक्स 0 से एक्स स्क्वायर के बीच में, अब 0 से एक्स स्क्वायर के बीच में जो जिंट है ये एक्चुअली क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 वाले नंबर का जिंट 0. तो इस केस में तो इंटीग्रेशन बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन बनेगी, इस केस में ये पूरी जिंट वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी. तो आपके पास इंटीग्रेशन बनने वाली है -1, सॉरी लिमिट अभी नहीं लिखेंगे, है ना. ये क्वांटिटी हो जाएगी 0 और ये बचेगा -(x²/3) का जिंट dx. ठीक है. अब यहाँ पे लिमिट क्या रखें भाई, लिमिट तो यहाँ पे x की रखनी पड़ेगी भाई. x की कौन सी वैल्यू, जिनके लिए x² 0 से 1 तक आए. अब x² अगर 0 से 1 है, यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 से 1, है ना. इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो. तो ये जब इंटीग्रेशन भाई, ये जब 0 हुआ, 0 कब हुआ, किन x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू -1 से 1 तक. ठीक है. तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, प्लस 1 से 2 में अलग से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो 1 से 2 में. अब जब x² 1 से 2 वैल्यू लेगा, x² 1 से 2 वैल्यू लेगा, तो इन सारी वैल्यू का जिंट 1 होगा, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास 1. तो इंटीग्रेशन बनेगी जिंट ऑफ 1 - (x²/3) dx, है ना. अब यहां पे आपको लिमिट चाहिए x की. जब x² 1 से 2 है तो x की वैल्यू निकालोगे अब जब यहां से, तो x की वैल्यू आएगी एक तो यहां पे √2 से 1 और एक आएगी -√2 से -1. अब -√2 से -1, अब वहां तक तो आपको जाने ही नहीं है भाई, आपको भाई -1 से छोटे नंबर तो चाहिए ही नहीं, तो हम 1 से √2 वाले नंबर की बात करेंगे बस. तो 1 से √2 प्लस सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जिंट बन जाएगा x² अगर 2 से 3 के बीच में, तो x² की वैल्यू का 2 से 3 वाली वैल्यूज का जिंट हो जाएगा 2. तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2 - (x²/3) dx. ठीक है. और यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, आपके पास आ जाएगी √2 से √3. नेगेटिव वाली हमने लेनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे वहां तक इंटीग्रेशन आपको करनी नहीं है. -1 से छोटे नंबर के लिए बात ही नहीं कर रहे. अभी आपके पास एक नया क्वेश्चन और बन गया है ना, अंदर वाले जिंट को आपने रीडिफाइन कर दिया. अब बाहर वाले जिंट की रीडिफाइन की बात करते हैं. अब इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करना है ना भाई. इसकी वैल्यू का जिंट क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले x²/3 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी भाई. x अगर आपके पास -1 से 1 है, तो x² आपके पास कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से 1. x²/3 0 से 1/3, और जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/3 से यह आ जाएगा 0. ठीक है. तो जब ये अंदर की क्वांटिटी, बेसिकली अंदर वाली क्वांटिटी आपके पास आ रही है -1/3 से 0, तो अगर अंदर वाली क्वांटिटी -1/3 से 0 के बीच में है, तो इन सारी वैल्यू का जिंट क्या होगा, -1/3 से 0 वाले नंबर का जिंट -1. तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, दिस इज नथिंग बट -1. और इसको लेट्स हम इधर लिख देते हैं. तो ये वाली इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं इक्वल टू -1 to 1. ये क्वांटिटी बन गई आपके पास -1 इंटू dx. ठीक है. तो इसका तो काम हो गया, ये इंटीग्रेशन हम इजीली कर लेंगे. अब इसको ऑब्जर्व करते हैं. अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए भाई इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व किया पहले, तो इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए x हमें पता है 1 से √2.
एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा, एक्स अगर 1 से √2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई तो है यहाँ पे आपने, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 तक है तो एक्स स्क्वायर बाई 3 की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 जब 3 से डिवाइड कर देंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 जब 3 से डिवाइड किया ये बना आपके पास 1/3 और ये बना आपके पास 2/3। अब इनको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपने 1 ऐड कर देना है। जब से आप 1 ऐड करोगे 1 - 1/3 इज नथिंग बट 2/3, 1 - एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड 1 - 2/3 इज नथिंग बट 1/3, है ना। तो जेड के अंदर की क्वांटिटी है जो, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, 1/3 से 2/3। तो 1/3 से 2/3 की वाली वैल्यू का जेड 0। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है, 0। 0 की इंटीग्रेशन 0 प्लस, अब इस पे आ जाते हैं। तो जब आपके पास x है √2 से √3 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा 2 से 3 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 कहां से कहां तक आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे बन जाएगा आपके पास 2/3 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी 3 से भी डिवाइड करना है ना, हाँ। और इसमें आपने 2 ऐड कर देना, 2 ऐड करोगे 2 - 2/3, 2 - 2/3 ऐड करोगे जैसे यहाँ पे आ जाएगा 6 - 4, सॉरी 6 - 2 4/3 लेस देन 2 - एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड 2 - 1 1, है ना। तो ये अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 4/3। अब 1 से 4/3, 4/3 तो 2 से छोटा है, तो ये सारे नंबर 1 से 2 के बीच में ही है। तो 1 से 2 के बीच वाले नंबर का जेड क्या होगा, 1। तो ये अब पूरी क्वांटिटी क्या हो गई आपके पास, 1। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करनी है किसकी, 1 की। dx कहां से कहां तक, √2 से √3। तो ये तीनों इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का आपके पास आंसर आ जाएगा, वो इसी फॉर्म में आएगा, एक नंबर आ जाएगा और दो रूट में क्वांटिटी आएगी। वो दिख रही है रूट में क्वांटिटी आपके पास यहीं से आने वाली है ना, √3 - √2। तो बीटा इक्वल टू आपको दिख ही रहा है √3, सॉरी 3, और गामा आपको दिख रहा है 2। और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट हो ही गया वैसे, बस आंसर तक पहुंचना, आंसर निकाल लेना, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, लेट इंटीग्रेशन 1/x - 3 होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x plus 1 dx is equal to a into log of this quantity minus b into this quantity plus c integrating constant, write the value of 48 into a plus b। तो कुछ नहीं, आपको इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करें, प्रोसीड करने के लिए जिसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें वहीं से आपको हिंट मिलेगा। अब इसमें आपको इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए प्रोसीड कैसे करें, प्रोसीड करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये रूट ऑफ एक्स प्लस 1 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जब भी आपको इस टाइप की क्वांटिटी दिखती है तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम इस इंटीग्रेशन को प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को पुट कर देंगे टी। ठीक है, तो जैसे आपने इसको टी पुट किया, अब डीएक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डीएक्स को रिप्लेस करने के लिए हम सीधा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं। तो जैसे एक्स निकालोगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे, तो जैसे दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, और इधर स्क्वेयरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर। मतलब डिफरेंशिएट बोथ द साइड, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा फिर भाई फाइनली dx इक्वल टू 2t इंटू dt। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर dx की साइड चेंज करेंगे तो आपके पास ये क्वांटिटी आएगी। तो इस इंटीग्रेशन आपके पास चेंज होकर आ जाएगी, न्यूमरेटर में dx की जगह आ जाएगा 2t dt, और डिनोमिनेटर में x - 3। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे t स्क्वायर - 1, तो t स्क्वायर - 1 - 3, तो ये बन जाएगा आपके पास t स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर, एंड रूट ऑफ x प्लस 1 को आपने पुट किया था, ठीक। तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, अब ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये t से t कैंसिल हुआ, तो इंटीग्रेशन बन गई 1/t स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर dt। ये इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। अब इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए भाई ये आपको रेशनल फंक्शन दिख रहा है, रेशनल फंक्शन ही है ना, ऊपर भी तो पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो रेशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन से माइंड में क्या आता है भाई, इसके लिए हमने जो टेक्निक पढ़ी हुई दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टर होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको फैक्टर दिख भी रहे, टी स्क्वायर - 4। अब टी स्क्वायर - 4 इसको हमने लिख दिया t - 2 इंटू टी प्लस 2, टी स्क्वायर - 4 को t - 2 इंटू टी प्लस 2, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर मतलब इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। ये इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। अब ये रिपीटेड फैक्टर दिख रहा है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं,
तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको अलग से लिखा 1/t-2 का होल स्क्वायर इंटू t+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? अब ये जो फैक्टर आ रहा है 1/t-2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे पहले a/t-2, देन प्लस में क्योंकि रिपीटेड फैक्टर है तो फिर से लिखना पड़ेगा आपको b/t-2 का होल स्क्वायर, यही क्वांटिटी आपको लिखनी पड़ेगी वापस से। प्लस अब ये भी रिपीटेड फैक्टर है 1/t+2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे अनदर वेरिएबल अनदर कांस्टेंट c/t+2 प्लस इसको भी वापस से लिखना पड़ेगा d/t+2 का होल। तो अब यहां से आपको एक्चुअली एबीसीडी निकालना है, तो एबीसीडी निकालने के लिए लेफ्ट साइड एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो न्यूमेटर जो आपके पास बनेगा लेफ्ट साइड में तो 1 है, राइट साइड में जो न्यूमेटर बनेगा वो क्या बन जाएगा a इंटू t-2 इंटू t+2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू t+2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू t+2 इंटू t-2 का होल स्क्वायर प्लस d इंटू t-2 का होल स्क्वायर। तो एबीसीडी ऐसे निकालना है जिसके लिए ये राइट साइड वाली क्वांटिटी 1 के इक्वल आ जाए। तो एक तो हमें दिख रहा है कि अगर हम बेसिकली जैसे ए निकालना है, अगर ए निकालने के लिए अगर आप ये बी सी और डी ये तीनों क्वांटिटी को ही जीरो कर दो तो आपका काम हो जाएगा, और ये तीनों क्वांटिटी जीरो कब होगी? भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है बी सी डी, ये तीनों क्वांटिटी एक साथ तो जीरो नहीं होगी ना, यहाँ पे t+2 है, यहाँ पे भी t+2 है, यहाँ पे t-2 आ गया, तो ए तो सीधा नहीं निकलेगा। अच्छा बी निकालने के लिए ए सी डी को जीरो कर दो, ए सी डी को जीरो करने के लिए यहाँ पे t-2, यहाँ पे भी t-2, यहाँ पे भी t-2, तो t को जब आप 2 पुट कर दोगे आपके पास सीधी b की वैल्यू आएगी, एंड सिमिलरली आप सीधे d की वैल्यू भी निकाल सकते हो t को -2 पुट करके, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, d की वैल्यू आ जाएगी, रह गई आपके पास c और a की वैल्यू। c और a की वैल्यू निकालने के लिए भाई t को आप कुछ और पुट कर दो, a/t को पुट कर देना 1, a/t को पुट कर देना -1, तो a और c में आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी, और दो इक्वेशन से आपके पास दो इक्वेशन दो अननोन a और c की वैल्यू वहां से आ जाएगी, तो a b c d की आपके पास सीधी वैल्यू आ गई, a b c d की वैल्यू आ गई, तो आपके पास तीनों इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑब्वियसली यहाँ पे जब कांस्टेंट सेम सेम आएंगे इन दोनों के इंटीग्रेशन सेम टाइप से होगी, log की टर्म में ये भी log की टर्म में, तो वो log ऑफ ये कुछ इस टाइप की क्वांटिटी बनी जाएगी, एंड फिर इन दोनों के इंटीग्रेशन कंबाइन करके आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये एबीसीडी आपने निकालने हैं, एबीसीडी निकालो काम खत्म करो। थोड़ी कैलकुलेशन थी बट क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ना हो, और इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन आप कई बार कर चुके हो क्लास में ऑलरेडी, इससे बड़ी बड़ी सब्स्टिट्यूशन कर चुके हो, तो बस ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ABCDEFGH इज अ पैरेललोपाइपेड फुल स्टॉप, टेक D एज द ओरिजिन। ये पैरेललोपाइपेड आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, D एज अ ओरिजिन एंड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A C E R, A वेक्टर C वेक्टर E वेक्टर। तो आपने D को ओरिजिन सपोज करना है, ठीक है, एंड A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर, एंड E का पोजीशन वेक्टर E वेक्टर। P डिवाइड्स AB इन 2:1, AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है P, तो मतलब ये 2 ये 1, तो यहां पे कहीं P होगा। नेक्स्ट, द फेस डायगोनल AG इंटरसेक्ट्स FP एट K। फेस डायगोनल AG, A और G को हमने ज्वाइन करा दिया, फेस डायगोनल AG इंटरसेक्ट्स FP, अभी FP भी इसी फेस पे आएगा, है ना, ABGF वाले फेस पे आएगा, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट K। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए ऑप्शन में आपको बोला हुआ AK रेशो KG, AK रेशो KG, ऑप्शन बी में FK रेशो KP, FK रेशो KP, EQ वेक्टर EQ, फिर Q डिवाइड GH, सॉरी Q यहीं पे गिवन है, Q डिवाइड GH इन 1:2, GH को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो EQ वेक्टर निकालना है, बिल्कुल ठीक है, निकाल लेंगे। HP, H पॉइंट कहां पे, यहाँ पे H और यहाँ पे P, तो इनको ज्वाइन करता वेक्टर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये पहले दोनों ऑप्शन में रेशियो की बात की हुई है, तो रेशियो की बात करते हैं। तो A के रेशियो KG, अब
ए के रेशो के जी रेशो निकालना है। अब रेशो निकालने के लिए अब देखो ऑब्वियसली आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर गिवन तो पोजीशन वेक्टर वर्किंग करनी, ये आपको इजीली क्लियर है ना। अब ये जब रेशो निकालना है तो ये रेशो निकालने के लिए आपको भाई ये जो पॉइंट है ये ए को और जी को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, वही रेशो चाहिए ना आपको। अब ए का पोजीशन वेक्टर आपके पास है, अब आपको पहले तो जी का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, तभी हम रेशो की बात करेंगे। अब जी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, जी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, पोजीशन वेक्टर की पॉइंट का क्या होगा भाई, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ आता हुआ वेक्टर, ये वेक्टर चाहिए। अगर ये वेक्टर आपको मिल जाएगा तो आपके पास जी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब ये वेक्टर निकालने के लिए आपको पता है क्या भाई, ये वेक्टर निकालने के लिए मेरे को एक तो सी का पोजीशन वेक्टर पता है, मतलब ये वेक्टर पता है, ए का पोजीशन वेक्टर पता है, मतलब ओरिजिन से ए की तरफ आता हो ये वेक्टर पता है। ये दोनों वेक्टर पता है, हमें तो इस वेक्टर पे जाना है, तो इस वेक्टर को किसी ट्रायंगल में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब ये वेक्टर किस ट्रायंगल में भी, ये वेक्टर निकालने के लिए देखो आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, आपको ये वेक्टर भी तो गिवन है, ई वेक्टर। अगर ये ई वेक्टर है, ये ई वेक्टर है तो इससे मिलता जुलता है कि यहाँ पे हमें ये वाला साइड दिख रही है, तो ये बी जी जो वेक्टर होगा ये भी तो ई वेक्टर के इक्वल होगा, है ना। अब हमें ये वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर पता है, ई वेक्टर है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करके एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं और अगर आपको डीबी वेक्टर पता लग जाए तो काम हो जाएगा। अब डीबी वेक्टर निकालने के लिए भाई डीबी वेक्टर ये तो जो फेस पे जो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी फेस पे जो पैरेललोग्राम उसका डायगोनल तो ये तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ जाएगा। तो ये वेक्टर सी वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर, तो ये वेक्टर आ जाएगा आपके पास ए प्लस सी, तो ए प्लस सी। ये वेक्टर डीबी वेक्टर आया ए प्लस सी, क्योंकि डी ओरिजिन है तो ये बी का पोजीशन वेक्टर ही पता लग गया हमें, बी प्लस सी। तो ये वेक्टर आपके पास आ गया। अब ये वेक्टर निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या बोलेंगे, डीबी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर इज इक्वल टू डी जी वेक्टर। अब डीबी वेक्टर इज नथिंग बट ए प्लस सी प्लस बीजी वेक्टर, बीजी वेक्टर ये तो इसकी पैरेलल है ना, तो ये वेक्टर अगर ई है तो ये भी ई वेक्टर है, इज इक्वल टू डीजी वेक्टर। तो ये डीजी वेक्टर आ गया, डीजी वेक्टर इज नथिंग बट जी का पोजीशन वेक्टर। तो जी का पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ये जी का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक है। तो और अभी हाँ जी, तो अब ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया, तो हमारे पास एक्चुअली अब ये रेशो निकालना है ना, ए के रेशो के जी, तो ये रेशो निकालने का रेशो को सपोज कर लेते हैं। अब रेशो को 1 रेशो लैम्डा सपोज करें, 1 रेशो लैम्डा सपोज करें। अब हमें पता है अगर यहाँ पे लैम्डा रखेंगे तो यहाँ पे लैम्डा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, तो लैम्डा हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, लैम्डा हम यहाँ पे रखेंगे, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज 1। तो ये 1 ये रेशो लैम्डा, तो 1 रेशो लैम्डा हमने इसको सपोज कर लिया। अब ये रेशो निकालने के लिए, अब ये रेशो निकाले कैसे भाई, इस लैम्डा की हेल्प से अब ये के का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, है ना, के का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं भाई। ये रेशो सपोज किया तो, और के इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए के रेशो के जी, तो ये रेशो जैसे निकालेंगे 1 इंटू दिस ए प्लस सी प्लस ई इंटू सॉरी प्लस लैम्डा इंटू ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा, ये के का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसे प्रोसीड कैसे करें, इस के पोजीशन वेक्टर का यूज कैसे करें लैम्डा निकालने के लिए। तो आप ऑब्जर्व करो, जो ये के है ये ए जी पे तो लाई कर ही रहा है, ये के पॉइंट एफ पी पे भी तो लाई कर रहा है, तो एफ पी पे लाई कर रहा है, तो मतलब अगर आपको ये एफ के रेशो के पी पता लग जाए तो भी तो आप के का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। और के का पोजीशन वेक्टर अगर दो तरीके से निकल रहा है तो है तो वो पॉइंट सेम ही ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर तो सेम ही होगा, तो वहां से हम एक इक्वलिटी सेटअप कर सकते हैं। तो हम के का पोजीशन वेक्टर एफ और पी की हेल्प से निकालते हैं। तो एफ और पी की हेल्प से निकालने के लिए आपको एफ का पोजीशन वेक्टर चाहिए, पी का पोजीशन वेक्टर चाहिए। अब पी पॉइंट कैसा है, जो ए और बी को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो पी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो पी का पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू दिस, तो 2a प्लस सी 1 इंटू ए, तो यहाँ पे बना 2a और यहाँ पे बना a, तो 2a प्लस ए 3a प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2c और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। ये पी का पोजीशन वेक्टर आ गया, ये पी का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आपको चाहिए एफ का पोजीशन वेक्टर। अब एफ का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाले, एफ का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए वैसे तो काफी वे है, बट आप एक ऑब्जर्व करो, ये जो ए एफ वेक्टर है ये तो डीजी वेक्टर के पैरेलल ही है, तो आपको तो ये वेक्टर तो पता ही है, ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर, ई वेक्टर। अब ए एफ वेक्टर तो आप ए और एफ के पोजीशन वेक्टर की हेल्प से निकाल देते हो। लेट्स से एफ का पोजीशन वेक्टर आपने सपोज कर लिया आर वेक्टर, तो ए एफ वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये किसके इक्वल है, ई वेक्टर के इक्वल। तो आर वेक्टर आपके पास क्या आ गया, ए प्लस ई वेक्टर।
तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने जो सपोज किया था आर वेक्टर, दैट इज नथिंग बट ए प्लस ई वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास एफ का पोजीशन वेक्टर आ गया, पी का पोजीशन वेक्टर आ गया, तो के का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। के का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए अब आपको ये रेशो सपोज करना पड़ेगा। अब ये रेशो सपोज करने के लिए हम इसमें यहाँ पे लैम्डा सपोज किया है, तो दूसरे में म्यू सपोज कर लेते हैं। म्यू सपोज करने के लिए यहाँ पे रखा म्यू और यहाँ पे रखा 1, तो म्यू रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है के, तो के का पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेंगे इससे भी। तो म्यू इंटू पी का पोजीशन वेक्टर, तो म्यू इंटू दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू इंटू 3a प्लस 2c डिवाइडेड बाई 3, है ना। वैसे म्यू को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये क्वांटिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। म्यू को अगर इससे मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये थोड़ा आसान सा है ना। हम एक काम करते हैं, हम इसको म्यू नहीं सपोज करते, हम इस यहां पे लेते हैं, ये रेशो सपोज करते हैं 1 रेशियो म्यू। ठीक है, तो 1 रेशियो म्यू की हेल्प से हम अब वो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर, तो 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर ये वाली क्वांटिटी 3a प्लस 2c डिवाइडेड बाई 3 प्लस म्यू इंटू एफ का पोजीशन वेक्टर, तो म्यू इंटू ए प्लस ई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, है ना। तो के का पोजीशन वेक्टर आपने दो अलग अलग तरीके से निकाल लिया। अब ये जो वेक्टर है ये ए सी ई की फॉर्म में है, ये जो के है इसका पोजीशन वेक्टर भी ए सी और ई की फॉर्म में है। और ए सी ई कैसे वेक्टर है भाई, ए ये वाला वेक्टर है, सी ये वाला वेक्टर है, ई ये वाला वेक्टर, तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। और हम बोल रहे हैं कि भाई के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दोनों तो सेम है। अगर ये दोनों सेम है, दो वेक्टर की इक्वलिटी का यूज कर रहे हैं, और वहां पे जो तीन वेक्टर यूज हो रहे हैं, तीनों वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, तो वो जो आपने रिजल्ट पढ़ा था उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं कि भाई यहां से जो ए का कोएफिशिएंट आएगा, यहां से जो ए का कोएफिशिएंट आएगा सेम होने चाहिए, यहां से जो सी का कोएफिशिएंट आएगा, यहां से जो सी का कोएफिशिएंट आएगा वो भी सेम होना चाहिए, एंड सिमिलरली ई का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो वहां से आपके पास लैम्डा और म्यू में आपके पास तीन इक्वेशन बनेगी। इनमें से आई थिंक दो इक्वेशन तो सेम ही बन जाती है, तो दो इक्वेशन और दो अननोन, तो वहां से आप लैम्डा और म्यू के लिए सोल्व करोगे तो आपके पास ए के रेशो के जी भी आ जाएगा, एंड इनफैक्ट एफ के रेशो के पी भी आ जाएगा उसी में। तो इसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है ना कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, सेम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब सेम है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है, तो आपने यहां से दोनों की इक्वालिटी का यूज करना है। तो ए का कोएफिशिएंट, सी का कोएफिशिएंट, ई का कोएफिशिएंट कंपेयर करके बस आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है आपने, ना। तो ये आप पार्ट आपने अभी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ई क्यू वेक्टर निकालना है। अब ई क्यू वेक्टर निकालने के लिए ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो है, अब क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और चाहिए। अब क्यू पॉइंट कैसा है, डिवाइड जीएच इन 1:2, जीएच को 1:2 में, तो यहां पे कोई पॉइंट होगा क्यू, ये 1:2। तो अब ई क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपके पास जी का पोजीशन वेक्टर तो है ही, एच का पोजीशन वेक्टर और चाहिए। अब एच का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए अगेन एच भी, आपको ये वेक्टर तो पता ही है ना, ये सी एच वेक्टर किसके इक्वल है, ये ई वेक्टर के इक्वल, तो ये वेक्टर है ई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लेना फिर से आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर, तो ये एच का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सी प्लस ई वेक्टर। तो ये एच का पोजीशन वेक्टर आ गया, तो क्यू अब 1:2 में सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, क्यू का आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, तो ई क्यू वेक्टर भी निकाल सकते हो। ई क्यू वेक्टर कैसे आएगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस ई का पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हो। एच पी, तो एच और पी ये वाला वेक्टर, तो एच का पोजीशन वेक्टर भी है, पी का पोजीशन वेक्टर भी, तो एच पी वेक्टर के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये रहा और एच फाइनल का पोजीशन वेक्टर ये रहा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देख लेंगे वो वेक्टर आ रहा है नहीं, है ना। तो कंप्लीट करना फिर इसको, आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a function y is equal to f of x satisfies the differential equation this, ये कंडीशंस गिवन है, f of 1 is equal to -1, then f of e square is equal to f of e power -1 equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of x, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ f of x। तो एक्चुअली चारों ऑप्शन में आपको f की जरूरत पड़ती है फंक्शन, और फंक्शन आपके पास y is equal to f of x, इसका एक सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन है मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए भाई हम बेसिक मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड था हमारे पास कि हम इसके इंटीग्रेशन, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट, बट वेरिएबल सेपरेट यहाँ पे आपको होते हुए नहीं लगेंगे। अब यहाँ से अगर y कॉमन भी लोगे तो यहाँ पे x इंटू वाई बच जाएगा। फिर इसको बनाएंगे होमोजीनियस, चेक करेंगे होमोजीनियस है नहीं, तो होमोजीनियस चेक करोगे तो dy by dx निकालो, dx dy निकालो, तो ये ना तो y by x का फंक्शन बनने वाला, ना x upon y का फंक्शन बनने वाला। फिर तीसरा होता है हमारे पास कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की,
तो dy by dx में भी नहीं बनने वाली, dx अपॉन dy में भी नहीं बनने वाली। अब क्या करें, जब आपके पास ये तीनों मेथड नहीं लगते तो आपने एक और मेथड पढ़ा होगा। कौन सा मेथड? कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करते हैं। याद करो क्लास में से क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगी कि सब्स्टिट्यूट किसको करें। अब सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको इसमें कौन सी क्वांटिटी सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप की दिख रही है भाई? जैसे अभी आपने जब हमने देखा था कि इसमें वेरिएबल सेपरेट करने के लिए अगर आपने y कॉमन भी लिया था तो भी यहाँ पे x इंटू वाई तो बच ही रहा था। भाई आपके पास यही प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि y तो एक हम कॉमन ले सकते हैं, बट y कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है? x इंटू वाई है ना। तो प्रॉब्लम कौन सी क्वांटिटी क्रिएट कर रही है? x इंटू वाई। तो हम इसे सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं? x इंटू वाई की सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करके देखते हैं। तो x इंटू वाई को हमने पुट कर दिया, लेट्स से कुछ नया नंबर दैट इज z। तो अब दोनों साइड भाई हमें अगर ये dy by dx में अगर इसको dy by dx में मानते हैं तो लेट्स हम dy को चेंज करते हैं। तो dy को चेंज करने के लिए हम ये काम करेंगे, यहाँ से पहले y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x को रखा है एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y को रखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू dz by dx। तो यहाँ से हम dy by dx को रिप्लेस करेंगे तो dy by dx यहाँ पे पहले dy by dx बना देते हैं। तो dy by dx बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, इसको dx से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास बन जाएगा x इंटू dy by dx प्लस y प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये dx यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है हमें dy by dx को रिप्लेस करना है, बट यहाँ से आपको x इंटू dy by dx की वैल्यू पता लग रही है। तो x इंटू dy by dx की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से x इंटू dy by dx की वैल्यू dz by dx माइनस y। तो यहाँ पे पुट करेंगे dz by dx माइनस y प्लस y प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y से y कैंसिल हुआ। अभी x इंटू वाई स्क्वायर और यहाँ पे सॉरी x इंटू वाई स्क्वायर नहीं, अब यहाँ पे आपको x इंटू वाई को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो x इंटू वाई आपके पास क्या बन रहा है? x इंटू वाई आपके पास उसको पुट किया था z, तो x इंटू वाई को पुट कर दिया z और बचा एक y। तो यहाँ पे बन गया आपके पास z इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे तो आपके पास dz वाली क्वांटिटी, यहाँ पे आपके पास dx वाली क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको तो z और x वाली क्वांटिटी चाहिए, तो y को आपको फिर से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब y और z में रिलेशन तो है, तो y को आप एलिमिनेट कर सकते हो। y की वैल्यू यहाँ से निकालो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? z बाई x। तो y की जगह पुट कर दो आप z बाई x। तो जैसे z बाई x पुट करेंगे बन जाएगा z स्क्वायर बाई x। तो ये आपको इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको हमने लिखा dz बाई dx इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर बाई x। तो जैसे वेरिएबल को सेपरेट किया तो 1 अपॉन z स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू dx। इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन z स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको आती है, 1 अपॉन z स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे सॉरी माइनस था तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास log ऑफ मोड x प्लस c, है ना। तो और z को आपने वापस से पुट कर देना है। z को आपने पुट कर, z आपने सब्स्टिट्यूट किया था x इंटू वाई को, तो z की जगह हम पुट कर देंगे x इंटू वाई। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। बट हमें जनरल सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन की वैल्यू तो तभी आएगी, बल्कि बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है। x जब आपके पास e स्क्वायर हो जाए, तो जब आपके पास c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन गिवन है कि अगर आप जब x को 1 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? -1, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो x को 1 पुट करो, y की जगह -1 पुट करो, तो c की वैल्यू निकालोगे तो c यहाँ से आ जाता है आपके पास। तो जैसे c को आपने 1 पुट किया तो ये आपके पास फंक्शन बन जाता है -1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोड x प्लस c की जगह पुट कर दिया। तो आपको तो यहाँ से y निकालना है, तो y निकालने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ से इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू, और इनफैक्ट ये माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ मोड x माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया y। अब इसकी वैल्यूज निकाल लो। तो जैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे, x को पुट करोगे e स्क्वायर, x को पुट करेंगे e स्क्वायर, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया तो 2 माइनस 1 1, तो 1 अपॉन e स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी जैसे मैच भी कर रही है ना, ऐसे आप ये भी चेक कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, अब f ऑफ x की इंटीग्रेशन करनी है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप एक बार बताओ, अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है dx, सबसे पहले तो यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है। अब मॉडुलस का डिसीजन, अब आपको इंटीग्रेशन करनी है डेफिनेट 1 अपॉन ई स्क्वायर से 1 अपॉन ई तक। पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में आप मोड को पॉजिटिव साइन के साथ खोल देना,
ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ खोल लेंगे तो ये x इंटू log ऑफ x माइनस वन की इंटीग्रेशन करनी है, तो ये पूरी जो क्वांटिटी इसका डेरिवेटिव साथ में दिख रहा है 1/x, तो इंटीग्रेशन में आपके पास सीधी हो जाएगी ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, इसका डेरिवेटिव 1/x, तो ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगी और लिमिट पुट करके आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दिस इंटीग्रेशन वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इक्वल्स, तो ये इंटीग्रेशन बतानी है आपको इनमें से किसके इक्वल है। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 3 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स पावर 4 डी। अब इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए यहीं से आपको आइडिया लगेगा कि प्रोसीड कैसे करें। प्रोसीड करने के लिए हमने न्यूमेरेटर में ऑब्जर्व किया एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व किया एक्स की पावर 4 वाली क्वांटिटी। जब भी इस टाइप की क्वांटिटी दिखती है हम कैसे फॉर्म चेंज करते हैं, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, तो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देखते क्या बनता है। तो जैसे ही न्यूमेरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, न्यूमेरेटर तो आपके पास बन जाएगा 3/x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में। अब देखो अगर इस पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये तो आपके पास बन जाएगा 3/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स की पावर 4। इस पे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं भाई, हमने ऑब्जर्व तो इसको ऑब्जर्व करके डिवाइड किया था ना, इसको ऑब्जर्व करके थोड़ी ना डिवाइड किया था। तो जब हम डिवाइड करेंगे उससे इस पे भी तो फर्क पड़ना चाहिए, तभी तो हम कुछ सब्स्टिट्यूशन का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे भी तो हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब इस एक्स की पावर 4 वाली क्वांटिटी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर एक्स से डिवाइड करना है, तो जो हमने डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है उस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स हम रखेंगे 9 प्लस एक्स पावर 4 का स्क्वायर रूट इसके डिनोमिनेटर में, एक एक्स रखेंगे इस वाली क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/x प्लस एक्स, है ना। इस वे में आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये x है तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के लिए x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो तभी लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो और x आपको पॉजिटिव गिवन है ना। तो ये आपके पास जैसे आप फॉर्म चेंज करोगे तो ये स्क्वायर रूट न्यूमेरेटर में भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को आपने कंबाइन कर दिया पूरे का स्क्वायर रूट, है ना। तो आपके पास क्वांटिटी क्या बन जाएगी 9/x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4/x स्क्वायर इज नथिंग बट 9/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इरेज करके यहीं पे लिख देते हैं 9/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करनी। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए भाई जब भी हम ये वाली फॉर्म चेंज करते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमेरेटर में जिसका डेरिवेटिव बनता है उसको सब्स्टिट्यूट करके फायदा होता है। अब न्यूमेरेटर में किसका डेरिवेटिव बना है, अब 3/x स्क्वायर ये आएगा 3/x के डेरिवेटिव में, अब -1 आएगा -x के डेरिवेटिव में, है ना। इनफैक्ट आप 3/x स्क्वायर और -1 इस टाइप की क्वांटिटी हमने हैंडल की हुई नहीं है। हम एक काम करते हैं, हमें न्यूमेरेटर में दिख रहा है x प्लस 3/x, तो x प्लस 3/x ये क्वांटिटी इसका डेरिवेटिव आएगा 1, इसका डेरिवेटिव आएगा -3/x स्क्वायर, है ना। तो इसको पुट करके फायदा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, न्यूमेरेटर में वैसे वैसे क्वांटिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 -3/x स्क्वायर, तो न्यूमेरेटर में से माइनस कॉमन लिया, ये क्वांटिटी चेंज हो गई, है ना। तो ये किसका डेरिवेटिव है x प्लस 3/x का डेरिवेटिव, तो x प्लस 3/x को पुट कर दिया, है ना। तो ये क्वांटिटी बन जाएगी दिस इंटू dx इज dt, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन दिस इज नथिंग बट t एंड दिस इज नथिंग बट, जब इसमें आप भाई ये जो क्वांटिटी है इसके स्क्वायर में आएगी, इसके स्क्वायर में आएगी, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी टी स्क्वायर, बट टी स्क्वायर में ये दोनों तो आएंगे बट इसके स्क्वायर में प्लस में 2ab वाली क्वांटिटी 6 भी आएगी, तो -6 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके पास क्वांटिटी आ गई, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए फालतू में कुछ भी नहीं सोचना, ना कुछ सब्स्टिट्यूशन ना कुछ और। अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करो 1/t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस सम नंबर, ऐसे किसी की इंटीग्रेशन होती नहीं है, मतलब ऐसा किसी का डेरिवेटिव होता नहीं है। किसका डेरिवेटिव 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ऑब्वियसली यहाँ पे मोड x आता है, होता है ना 1/mod x इंटू x स्क्वायर माइनस 1, किसका डेरिवेटिव होता है वो सेकंड का, और इंटीग्रेशन के एक ऑप्शन में सेकंड टाइप की क्वांटिटी दिख भी रही है ना, तो मतलब वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हमें सीधा फर्दर कुछ भी नहीं करना है, ये हम इसको सेकंड इनवर्स के डेरिवेटिव में चेंज करेंगे। बट सेकंड इनवर्स के डेरिवेटिव में यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप 6 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा t/√6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी t/√6 बनाओगे तो √6 को एडजस्ट करके तो ये आपके पास आ जाएगा -1/√6 सेकंड इनवर्स ऑफ ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी आपके पास 3 + x² अपॉन √6 इंटू x + 6।
ठीक है, टी को वापस आपने पुट कर दिया 3 + x + 3/x, तो ये पूरी क्वांटिटी आपके पास आ गई, है ना। ऑब्वियसली ये जब टी को पॉजिटिव मान के कर रहे हैं तभी इंटीग्रेशन आ रही है ना। तो अब ये जब आपके पास इंटीग्रेशन आई, बट इसमें तो ये वाला जो क्वांटिटी लिखी हुई है a इंटू सीकेंट वाली क्वांटिटी, सॉरी 1/√6 इंटू सीकेंट वाली क्वांटिटी, बट हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें बाहर माइनस भी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ध्यान से, हम यूजुअली ये करते हैं कि ये आ गया, अरे यार माइनस कहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, माइनस की कहीं गड़बड़ हो गई होगी, अब ये आंसर आ तो रही है तो ये हमने करेक्ट मार्क कर दिया। नहीं, ध्यान से, माइनस बाहर आ रहा है इसमें, तो इस माइनस को हमने ध्यान में रखना है। तो अब अगर ये इंटीग्रेशन आ गया, अब यही चेक करना है कि एक्चुअली ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीनों में से किसके इक्वल है भाई, 1 और मोर देन 1 है तो ज्यादा की भी इक्वल हो सकती है, तो तीनों में आप चेंज कर देख लो, इसको टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर लो, इसी से आप कोस इनवर्स में चेंज कर लो, इसी से आप साइन इनवर्स में चेंज कर लो, तो चेंज करो एंड वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, तो कंप्लीट करना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेट एफ ऑफ एक्स इज दिस, ये जो क्वांटिटी है मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस वाली क्वांटिटी, इसकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हमने एफ ऑफ एक्स बोला हुआ है, एंड उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की 2 पॉइंट पे वैल्यू का डिफरेंस पूछा हुआ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा वैसा अगर ऑब्जर्व करें तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 2 पॉइंट पे वैल्यू निकाल के उसका डिफरेंस, ये हम कहां पे करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछी हुई है हर एक ऑप्शन में, है ना। तो एक तो वे है हम 1 बाई 1 चारों ऑप्शन को अलग अलग चेक करें कि भाई इसकी इंटीग्रेशन 2 to 3, अब इसकी इंटीग्रेशन 2 to 3, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अंदर वाली क्वांटिटी में कौन सा मोड पॉजिटिव साइन के साथ, कौन सा मोड नेगेटिव साइन के साथ, एंड वो कर करके फिर यहाँ पे पॉइंट्स में आ गया 1.5, 1.6, 1.1, फिर यहाँ पे 0.9, 0.8, यहाँ पे 1 से 0 से 1, है ना। तो इनमें कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, है ना, ये इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करने में, एंड फिर ऑब्वियसली चारों ऑप्शन में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक तो वे है, अब चारों ऑप्शन में अलग अलग डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाओ इसको, और अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू चेक कर लो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग मोड का डिसीजन ले लो एंड कंप्लीट कर सकते हो, है ना। बट अब आपको हर एक ऑप्शन में वो सेम चीज करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब क्यों ना हम पहले फंक्शन को इवैल्यूएट कर ले, भाई हम बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही सोल्व कर ले। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए आपको यहाँ से मॉडुलस तो हटाना ही पड़ेगा। अब मॉडुलस कैसे हटाते हैं भाई, हम देख लेते हैं अंदर की क्वांटिटी कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव है, तो बेसिकली हम पहले इस मॉडुलस वाली क्वांटिटी को ही रीडिफाइन कर लेते हैं। अब रीडिफाइन करने के लिए भाई 3 मॉडुलस, हम सबसे पहले अंदर वाले मॉडुलस से स्टार्ट करते हैं, है ना। किसको रीडिफाइन कर रहे हैं, ये जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है x माइनस मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x माइनस 2, इसको रीडिफाइन करना चाह रहे हैं पहले, है ना। तो इसको रीडिफाइन करने के लिए भाई अंदर वाले मॉडुलस से स्टार्ट किया, तो ये भाई मॉडुलस के अंदर क्या आ रहा है x-2, तो x-2 पे डिपेंड करेगा कि केस इज 1, केसेस बनाते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड व्हेन x इज लेस देन 2। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, मोड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस मोड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, तो ये बन जाएगा x-2, है ना। इस केस में इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इस केस में जब सिंपलीफाई करेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे x कैंसिल हुआ क्या बन जाएगा, x माइनस मॉडुलस ऑफ x कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस 2, तो मॉडुलस के अंदर बचेगा 2 एंड दैट इज नथिंग बट x माइनस 2, ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले केस में हम वर्किंग कर रहे हैं, तो इस केस में ये मोड अभी भी कैसे साइन के साथ ओपन होगा, x माइनस 2, तो 2 से ग्रेटर नंबर के लिए तो x माइनस 2 ही आ गया। आगे प्रोसीड करते हैं, अब इस केस पे आ जाते हैं, है ना। ये कब आया इस केस के अंदर, तो आपको ध्यान देना है ना। तो x जब लेस देन 2 है, x लेस देन 2 है, तो ये वाला मॉडुलस विल ओपन विद नेगेटिव साइन, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्वांटिटी बन जाएगी मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x। अब ये क्वांटिटी ओपन होगी, ये वाला मोड ओपन होगा नेगेटिव साइन के साथ, बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये क्वांटिटी क्या आ गया आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ 2x माइनस, ठीक है। अब ये तो सिंपलीफाई हो गया था, अब यहाँ पे सिंपलीफाई नहीं हुआ, इसमें फर्दर केसेस बनेंगे। अब ये वाला मॉडुलस रीडिफाइन करना है, ये वाला मॉडुलस कब रीडिफाइन होगा, अंदर की क्वांटिटी कब 0 हो रही है, ये क्वांटिटी 0 होगी x इक्वल टू 1 पे, तो ये 1 पे केसेस बनेंगे, है ना। हम वर्किंग कर रहे थे 2 से छोटे नंबर के लिए, बट ये 1 पे फिर से डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो इसमें कैसे केसेस बनेंगे, एक केस बनेगा x लेस देन 1 के लिए, और एक केस बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ऑब्वियसली 2 से छोटे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के ही सब केसेस बनाए हमने। तो केसेस क्या बनाएंगे, 1 से 2 एंड 1 से लेसर। तो x अगर 1 से लेसर है, x अगर 1 से छोटा है, तो 2x आपका 2 से छोटा हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो मोड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, तो मोड विल ओपन नेगेटिव साइन, और बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपके पास, मॉडुलस ऑफ
x प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, बन जाएगा आपके पास 3x माइनस 2 का मॉडुलस। अब 3x माइनस 2, इस मॉडुलस को भी रिडिफाइन करना है। अब इस मॉडुलस को रिडिफाइन करने के लिए 1 से छोटे नंबर के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। अब 1 से छोटे नंबर के लिए क्या ये क्वांटिटी डेफिनेशन चेंज करेगी अपनी? बिल्कुल करेगी। बेसिकली साइन चेंज करेगी, डेफिनेशन नहीं, साइन चेंज करेगी ये वाली क्वांटिटी। तो अब हमें ये देखना 3x माइनस 2 पहले जीरो कहां पे होगा? जीरो होगा 2/3 से, 2/3 पे, और 2/3 1 से छोटा है, तो 2/3 पे इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे ब्रेक करेंगे? x लेस देन 2/3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो x 2/3 से ग्रेटर, और हम पता कर रहे हैं इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 से छोटे के लिए लेस देन 1। तो x अगर 2/3 से छोटा है, तो x अगर 2/3 से छोटा, तो अंदर की क्वांटिटी हो जाएगी नेगेटिव, मोड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा -3x प्लस 2, है ना। और जब 2/3 से बड़ा नंबर होगा, ये 2/3 से बड़ा होगा, तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी पॉजिटिव, तो मोड विल ओपन विद नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव साइन, दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, तो इस केस में वर्किंग हो गई, इस केस में वर्किंग हो जाएगी, ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गए, सारे मॉडुलस गायब हो गए। अब आ जाते हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में अब मॉडुलस विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी आपके पास इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2x माइनस 2। मोड को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर दे, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? x माइनस 2x, दैट इज नथिंग बट माइनस x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2, है ना। अब ये क्वांटिटी कहां पे डेफिनेशन चेंज करेगी? ये क्वांटिटी डेफिनेशन चेंज करेगी x इक्वल टू 2 पे। ये वाली क्वांटिटी साइन कहां पे चेंज कर रही है? x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे जीरो हो रही है, और हम वर्किंग कर रहे हैं 1 से 2 के बीच में। अब 1 से 2 के बीच में तो कहीं पे जीरो होगा ही नहीं, मतलब 1 से 2 के बीच में तो साइन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, चेक कर लेते। तो 1 से 2 के बीच में क्वांटिटी कैसे रहने वाली है? ये क्वांटिटी रहने वाली पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा -x प्लस 2। तो ये जो मॉडुलस वाला फंक्शन था, इसको हमने रीडिफाइन कर दिया, मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये आपके पास आ गया x माइनस 2, है ना। फिर आ जाते हैं 2 से छोटे में, 2 से 1 तक, मतलब 1 से 2 तक, तो ये आ जाता है आपके पास 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। 1 से 2 तक ये वाला फंक्शन आ गया आपके पास -x प्लस 2, है ना। अब 1 से छोटे में, 1 से छोटे में कहां तक जाना है? 2/3 तक, तो मतलब 2/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और इस केस में क्या आ रहा फंक्शन? 3x माइनस 2, एंड देन 2/3 से छोटे के लिए ये फंक्शन आ जा रहा है आपके पास -3x प्लस 2, है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, मतलब इनकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए, अब जैसे अगर आप चेक करोगे तो 3/2 से 2 तक, अब 3/2 से 2 तक की इंटीग्रेशन के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? भाई ये आपके पास बेसिकली 2 से बड़े नंबर के लिए है। अब 2 से बड़े नंबर के लिए तो आपके पास ये वाली डेफिनेशन यूज कर लेंगे ना। तो इसकी इंटीग्रेशन करके, इसकी भाई ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस 2, तो x माइनस 2 की इंटीग्रेशन करेंगे, x माइनस 2 की इंटीग्रेशन करोगे, और उसमें f(3 माइनस f(2) आप निकाल सकते हो, ये वे करने का। बट जैसे आप इस पे आओगे, f(1.6 से 1.1 से 1.6 तक की वैल्यू, अब 1.1 से 1.6 ये तो सारी इस इंटरवल में आएगी। इस इंटरवल में पहले आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करके ये लिमिट पुट करोगे, इनमें तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। अब और क्या कर सकते हैं भाई, जब आपके पास ये फंक्शन रिडिफाइन हो गया, और फंक्शन भी काफी इजी आया है भाई, चार पीसीज है, चारों के चारों पीसीज कैसे हैं? लीनियर, लीनियर फंक्शन का तो ग्राफ काफी इजीली आ जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन और ग्राफ में क्या रोल होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में रिलेशन होता है ना। तो हम भाई इसके अंदर का एरिया तो निकाल सकते हैं, और एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हमें रिलेशन पता ही है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी का, ये जो फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एंड ग्राफ में हम देखेंगे ये जो रीजन्स बनेंगे, ये सारे रीजन आपके स्टैंडर्ड बनने वाले हैं, या तो ट्राइंगल बनेंगे, या फिर आपके पास ट्रेपेजियम बनेगा। ट्राइंगल का एरिया भी आपको आता है, ट्रेपेजियम का एरिया भी आपको आता है, एंड एरिया से आप ये सारे ऑप्शन इजीली चेक कर सकते हो। अगर इंटीग्रेशन करने लग जाओगे अभी भी, तो भी कैलकुलेशन फंस जाओगे फिर। तो अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी, हम क्या करेंगे, इसका ये जो हमने रीडिफाइन कर दिया, तो इसका फायदा उठाएंगे, ग्राफ स्केच करेंगे, ग्राफ को स्केच करके डेफिनेट इंटीग्रेशन कौन से रीजन का एरिया है, और रीजन का एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको रिलेशन पता है, तो वहां से हम इन सभी का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अभी फर्दर कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो कंप्लीट करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ y of x satisfy the differential equation this and y of pi by 2 is equal to 0, then
y ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू, y ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू, y डैश ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू एंड y डैश ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू। तो चार ऑप्शन चेक करने के लिए आपको एक्चुअली y ऑफ x की जरूरत पड़ेगी एंड y ऑफ x इज नथिंग बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आपको इसको सोल्व करना है, y डैश माइनस y इंटू कोट एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू कोसिकेंट एक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए भाई ये इतने नाइस फॉर्म में आपको लिख के गिवन है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है ये, इनटू में y। तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, इसको हम ठीक करके लिख देंगे, y डैश प्लस होना चाहिए यहाँ पे, तो माइनस को कोट के साथ एडजस्ट कर दिया, माइनस कोट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4x इंटू कोसिकेंट एक्स। बन की स्टैंडर्ड फॉर्म y प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ x। तो अब यहाँ पे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं भाई, हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो यहाँ पे y के साथ फंक्शन आता है इसकी इंटीग्रेशन e की पावर में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोट एक्स। अब कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स। तो कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ साइन एक्स, और बाहर माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, है ना। हम इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट सी वगैरह नहीं लिखते इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ना, हमें कोई भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है और माइनस को एडजस्ट कर देंगे पावर में। तो ई लॉग कैंसिल हो गए, तो साइन की पावर माइनस 1 इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन इज नथिंग बट कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो कोसिकेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट एक्स वाई डैश प्लस माइनस कोट एक्स इंटू, इसको भी कोसिकेंट एक्स से मल्टीप्लाई करना है, y इज इक्वल टू 4x इंटू ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। है ना। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाता है, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज नथिंग बट d ओवर dx ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज कोसिकेंट एक्स। ये वाला बेसिकली आपको इंटीग्रेटिव फैक्टर जब निकाले तो इसके बाद आपको डायरेक्टली ये स्टेप लिखना चाहिए। अब ये स्टेप ना भी लिखो तो ये स्टेप ऑब्जेक्टिव में तो नहीं लिखना है ना, ऑब्जेक्टिव में तो आपको ये स्टेप बचाना है, ये स्टेप नहीं लिखना, डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे कि लेफ्ट साइड में क्या बन जाता है, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। अब हमें तो y निकालना है, y निकालने के लिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव कैसे हटाते हैं, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये तो आ जाएगा आपके पास y इंटू कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन वो हमें करनी पड़ेगी, है ना, प्लस c, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हमने कर दी है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे एंड x को डिफरेंशिएबल फंक्शन मानेंगे, तो वो बोलते हैं ना इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे, तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा y इंटू कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन जो करोगे वो मैं भी लिख देता हूं, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4x कोट एक्स प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, है ना, सोल्व किया हुआ है। तो कैलकुलेशन आपको करनी है तो सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एंड सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको गिवन है y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो जब आप बेसिकली y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0 मतलब जब x की जगह पाई बाई 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो x की जगह जब पाई बाई 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो वहां से जब आप c की वैल्यू निकालोगे तो c की वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आया। बट यहां से हमें y निकालना है, तो y निकालोगे तो यहां से आप कोसिकेंट एक्स से डिवाइड कर दोगे, तो माइनस 4x कोट एक्स अपॉन कोसिकेंट एक्स प्लस 4 log x log ऑफ साइन एक्स सॉरी अपॉन कोसिकेंट एक्स। तो इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो इसकी वैल्यू भाई आपने x की जगह क्या पुट कर देना, पाई बाई 4, तो x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दोगे तो देख लो y की वैल्यू क्या आ रही है। सिमिलरली x की जगह पुट कर देंगे पाई बाई 6 पुट करेंगे, देख लेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सी ऑप्शन में y डैश, डी ऑप्शन में y डैश। तो जब जैसे y डैश और पाई बाई 2 निकालना है, तो y डैश और पाई बाई 2 निकालने के लिए मतलब आपको डेरिवेटिव में जब dy बाई dx निकालोगे तो dy बाई dx में आपने x की जगह क्या पुट करना है, पाई बाई 2, एंड देन जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको बतानी है।
अब क्वेश्चन राइजेस कि यहाँ पे जो अपने y निकाला, अब क्या इसका डिफरेंशिएशन करें एंड देन पाई बाय 2 पुट करें? ऑब्वियसली अगर आपको लेंथी काम करना है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकाल के x की जगह पाई बाय पुट करो और देन देखो डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, बट जैसे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? ये गिवन है ना, तो यहाँ से तो y डैश आपको पता ही लग रहा है, y डैश इज इक्वल टू y कोट x की साइड चेंज करेंगे प्लस 4x इंटू कोसेकेंट x। तो y डैश की वैल्यू तो आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो, बस उसमें आपको x के साथ साथ y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो जब आप x को पाई बाय 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, x को जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू वो तो यहाँ से भी आ जाएगी, है ना। तो आपको इसका फिर से डेरिवेटिव नहीं निकालना, हम इसी का ही यूज करेंगे। यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि जो आपके पास y डैश आ रहा है, क्या आ रहा है? y कोट x प्लस 4x इंटू कोसिकेंट x। तो x की जगह पाई बाय 2 पुट कर देंगे, तो x की जगह पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, बट y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। x को जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो यहाँ से निकाल लो और यहाँ पे y की जगह पुट कर दो, तो y डैश की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। सिमिलरली पाई बाय 3 के लिए हम ऐसे ही करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन इस वे में चेक कर सकते हैं ना। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम हमने बता लिया क्योंकि y डैश के बारे में कुछ गिवन था, राइट। तो कंप्लीट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। So integration of sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square dx equals, ये चार ऑप्शंस गिवन है। x की अलग अलग वैल्यूज के लिए, x की अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होने वाली है? तो अब देखो, आपको साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना। और अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, हमने इस टाइप के फंक्शन को सिंपलीफाई किया हुआ है काफी बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनफैक्ट डेरिवेटिव, जब हम डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तब भी हमने इस टाइप की क्वांटिटी को काफी बार सिंपलीफाई किया है इंटीग्रेशन में। फिर इस टाइप की क्वांटिटी आ गई, फिर से सिंपलीफाई कर लेते हैं। भाई इसकी सीधी इंटीग्रेशन करना तो मुश्किल है, हम क्या करेंगे, पहले इसको ही सिंपलीफाई कर लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन करनी है ना। हम एक काम करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को सिंपलीफाई करते हैं, देन उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। सिंपलीफाई अगर हो गया फंक्शन तो इंटीग्रेशन तो करने आसान हो जाएगी, है ना। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए भाई एक्स को क्या पुट करें? भाई एक्स को ऑब्वियसली साइन थीटा कोस थीटा वगैरह पुट करोगे कुछ फायदा नहीं होगा, तो हम एक्स को जैसे आप टेन थीटा पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो किसका फॉर्मूला है? अरे कोस में, कोस ट्वाइस द एंगल का। तो अगर x को टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज नथिंग बट कोस ऑफ 2 थीटा। ये क्वांटिटी किस में चेंज होगी? कोस में, है ना। अब साइन इनवर्स ऑफ कोस 2 थीटा। अब सिंपलीफाई करने के लिए भाई, सिंपलीफाई कब कर सकते हैं? सिंपलीफाई करने के लिए भाई साइन के अंदर क्या बनना चाहिए? यहाँ पे कोस बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोस वाली क्वांटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, साइन इनवर्स के अंदर हम साइन इनवर्स के अंदर साइन क्रिएट करना चाहते हैं कोस की जगह, तो साइन इनवर्स के अंदर साइन क्रिएट करें, या ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम कोस के बाहर कोस इनवर्स क्रिएट कर दें। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करना आता है कैसे? भाई साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में क्या रिलेशन होता है? भाई साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ 2 थीटा, दैट्स समथिंग। ये लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2। उसी रिलेशन का यूज करके हमने, भाई इसको भी चेंज कर सकते हो, पाई बाय 2 की हेल्प से करेंगे, बट हमने क्या किया, वो पाई बाय 2 वाली क्वांटिटी बाहर ही आ जाए तो इजी रहेगा। तो हमने दूसरे रिलेशन का यूज किया कि कोस इनवर्स, कोस के बाहर कोस इनवर्स क्रिएट कर लिया, कोस के बाहर कोस इनवर्स क्रिएट कर लिया, है ना। तो अब हाँ, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 थीटा, अब इसको हम 2 थीटा लिखेंगे या 2 थीटा नहीं लिख सकते, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो तो 2 थीटा पे डिपेंड करेगा। अब 2 थीटा कहां से कहां तक है भाई? थीटा कहां से कहां तक है? थीटा, और हमने एक्स को रिप्लेस किया था थीटा, टेन थीटा की हेल्प से, तो एक्स के बारे में पता लग जाए तो थीटा के बारे में पता लग जाए। एक्स आ रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, यहाँ पे एक्स के बारे में आपको क्या पता लगेगा? बेसिकली इसकी डोमेन, इस पूरे फंक्शन की, तो इसकी डोमेन जब निकालोगे तो यहाँ से आपकी बेसिकली ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में हो, और ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में ही रहने वाली है हमेशा। तो ये क्वांटिटी हमेशा -1 से 1 के बीच में है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो तो अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है हमेशा, तो ये क्वांटिटी हर x के लिए -1 से 1 के बीच में, तो इसकी डोमेन आपके पास आ जाएगी -इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। मतलब x सारी रियल वैल्यू कवर कर रहा है, tan थीटा को सारी रियल वैल्यू कवर करानी है, थीटा को कहां से कहां तक वैल्यू कवर करा दो? -π/2 से π/2। तो अगर थीटा -π/2 से π/2 है, 2 थीटा कहां से कहां तक आ जाएगा? -π से π के बीच में।
तो टू थीटा अगर माइनस पाई से पाई के बीच में, तो क्या टू थीटा को टू थीटा सॉरी कोस इनवर्स ऑफ कोस टू थीटा को टू थीटा लिख दे? नहीं, वो कब लिख सकते हैं? जब टू थीटा कहां से कहां तक हो, जीरो से पाई के बीच में। तो अब यहां से जीरो से पाई वाले नंबर तो आ ही रहे ना, जीरो से पाई वाले एंगल, तो हम इसको यहाँ पे अपने ब्रेक कर लेते हैं। कैसे? एक तो केस ले लेते हैं माइनस पाई लेस देन टू थीटा लेस देन जीरो, और जीरो लेस देन टू थीटा लेस देन पाई। ये दो केसेस बना लिए हमने। तो जब हमारा टू थीटा जीरो से पाई के बीच में है, तब तो कोस इनवर्स ऑफ टू थीटा को हम क्या लिख लेंगे? टू थीटा ही लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? पाई बाई टू माइनस टू थीटा। इस केस में ना, अगर हम लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया वाई, तो ये आपके पास वाई क्या आ गया? पाई बाई टू माइनस टू थीटा। एंड टू थीटा को, अब थीटा को भी एलिमिनेट कर देते हैं। एक्स अगर टेन थीटा की इक्वल है, तो थीटा आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस केस में तो सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन। अब इस केस में फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू थीटा माइनस पाई से जीरो के बीच में, बट हमें इस एंगल को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आना है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? जीरो से पाई। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इनके नेगेटिव एंगल जीरो से पाई के बीच में ही है ना। टू थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, बट माइनस टू थीटा कहां से कहां तक, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा जीरो और इधर आ जाएगा पाई। ठीक है, माइनस टू थीटा जीरो से पाई के बीच में, अगर टू थीटा की जगह माइनस टू थीटा आ जाए, तो हम कुछ कर सकते हैं। अब क्या कोस टू थीटा को हम कोस ऑफ माइनस टू थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स ऑफ माइनस टू थीटा। भाई हमें पता है ना, कोस के अंदर माइनस लिखो प्लस लिखो, कोस के अंदर माइनस तो गायब हो जाता है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब माइनस टू थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो यहां से आपके पास ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? पाई बाई टू माइनस, यहां से बाहर क्या आएगा? माइनस टू थीटा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टू थीटा, थीटा को वापस से लग दोगे टेंजेंट इनवर्स एक्स। यहां से जो वहां पे रखा था वैसे ही थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस टू इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। तो ये जो फंक्शन था साइन इनवर्स वाला, ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल है। तो आपको अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और आपको ऑप्शन में से चेक कर लेना कि कौन सा मैच करेगा। बट इसकी इंटीग्रेशन आपकी नेक्स्ट थीटा के लिए कर रहे हो, जब थीटा आपके पास है जीरो, टू थीटा है जीरो से पाई के बीच में, आपको एक्स के ऊपर कंडीशन गिवन है, तो यहां से एक्स के लिए कंडीशन निकालनी पड़ेगी। एक्स के लिए कंडीशन निकालने के लिए भाई एक्स और थीटा टेन थीटा में रिलेशन है, तो पहले यहां से थीटा के बारे में पता करेंगे। तो अगर आपके पास टू थीटा जीरो से पाई के बीच में है, थीटा कहां से कहां तक? थीटा आपके पास आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू, टू से डिवाइड करेंगे। अगर थीटा जीरो से पाई बाई टू है, तो टेन थीटा कहां से कहां तक? भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा जीरो से इन्फिनिटी तक सारी जीरो वैल्यू कवर करता है, तो ये आपके पास एक्स आ जाएगा। टेन थीटा अगर जीरो से इन्फिनिटी, तो एक्स भी कहां से कहां तक? जीरो से इन्फिनिटी। तो x जब जीरो से इन्फिनिटी में है, तो अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी वही इसकी इंटीग्रेशन आएगी, तो वही आपको ऑप्शन में से चेक कर लेंगे। और इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, पाई बाई टू की इंटीग्रेशन तो सीधी हो जाएगी कांस्टेंट, और टेंजेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आपको करनी पड़ेगी। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की इंटीग्रेशन बनने से याद नहीं की हुई है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन पार्ट से करेंगे, तो इस केस में करेंगे। सिमिलरली अब ये वाला केस है, जब टू थीटा आपका माइनस पाई से जीरो के बीच में, थीटा आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से जीरो, तो मतलब कि माइनस पाई बाई टू से जीरो में टेन थीटा कौन सी वैल्यू कवर करेगा? सारी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव रियल वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो इस केस में एक्स आ गया माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में आपके पास ये वाली क्वांटिटी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना। इंटीग्रेशन एक्चुअली सेम ही है दोनों की, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो एक की इंटीग्रेशन करो और साइन को अकॉर्डिंगली चेंज कर दो, है ना। तो आप इजीली ऑप्शन में चेक कर सकते हो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट। तो कंप्लीट करना, ओके, थैंक यू।